WSM आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। उसके टेस्ट पेपर आप लोगों ने लगाए? जो टेस्ट पेपर अपलोड हुआ था, आप लोगों ने लगाया नहीं लगाया उसको? बता दो भाई। ये सर लगा दिए। लगा दिए? ओके ओके, यस यस। तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले LSM स्टार्ट होने वाला है आज आपका, लिमिट स्टेट मेथड। और लिमिट स्टेट मेथड होने से पहले एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपना लिमिट स्टेट मेथड आज से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके। सो 15 क्वेश्चन थे, होप आपके सभी सही होंगे। मार्क्स से कितने कितने आए बताओगे? कमेंट में लिखिए अपने मार्क्स एक बार। कोई है 15/15? 10 हिमांशु रावत 10। ओके। हिमांशु उनियाल 15, गुड, ओके। बस दो लोगों ने मार्क्स से बताने लायक के दो ही लोग हैं क्या? बाकी औरों के मार्क्स से बताने लायक नहीं है? चलो कोई नहीं, वैसे क्वेश्चन सिंपल डाल लगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके हो गए हैं, ठीक है। नो सर। अंशु राणा 13, गुड। ठीक है, बढ़िया है। जिसके इतने मार्क्स बन रहे हैं समझ लो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ठीक है। लगभग आपके सारे। शर्म आ रही। ओके कुलदीप विश, गुड, बढ़िया। कोई नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं है यार, अगली बार आ जाएंगे 15/15, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो, ठीक है। तो जिसके क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ही अच्छा। बाकी जिनके नहीं बन रहे हैं अभी, आपके पास सफिशिएंट टाइम है घर में, आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। और इम्प्रूव भी कर सकते हो अपने आप को। तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसके मार्क्स नहीं भी बने तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पेपर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो, ऑल आर प्रीवियस क्वेश्चन, यस। मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही थे उसमें, हाँ सारे लगभग लगभग, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के नहीं थे वो क्वेश्चन मैंने क्लास में यहाँ पे करवा चुका हूँ आपको, ठीक है। तो WSM से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इजी आते हैं, ज्यादा टफ नहीं आते, तो क्वेश्चन ज्यादा उतने टफ नहीं बने उस लेवल के। लेकिन LSM से क्वेश्चन थोड़े ठीक आते हैं, तो LSM का पेपर जो बनेगा वो अच्छे से पढ़ना आप, ठीक है। वहां पे पेपर क्वेश्चन अच्छे बनेंगे, वहां से क्वेश्चन अच्छे भी आते हैं। WSM से क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं, ज्यादा टफ नहीं आते हैं। जो क्वेश्चन टफ आते हैं वो क्लास में मैंने करा दिए थे। बाकी सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही है, तो टफ करने का कोई मतलब बनता है नहीं, ठीक है। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन था इसमें, पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा इसमें, वो था आपका अकॉर्डिंग टू IS 456 द नंबर ऑफ ग्रेड्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट मिक्सेस, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन में यही था शायद, ठीक है। इस क्वेश्चन में था आपका टेस्ट पेपर डिस्कशन, हमारा आज का सेशन है टेस्ट पेपर डिस्कशन, ठीक है। जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम LSM स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आपका क्या है इसमें, सबसे पहला आपका क्या है, स्टैंडर्ड कंक्रीट जो आप यूज करते हो, ठीक है। तीन टाइप की कंक्रीट होती है। एक तो होती है आपकी ऑर्डिनरी कंक्रीट, ठीक है। ऑर्डिनरी कंक्रीट, जिन्होंने क्लास मिस करी थी आप देख सकते हो, ठीक है, ऑर्डिनरी कंक्रीट। दूसरी होती है आपकी स्टैंडर्ड कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट, ठीक है। दूसरी होती है आपकी स्टैंडर्ड कंक्रीट। और थर्ड है आपकी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, स्टैंडर्ड जो कंक्रीट है, स्टैंडर्ड कंक्रीट के मिक्सेस के कितने आपके क्या होते हैं, ग्रेड होते हैं, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कंक्रीट के मिक्सेस आपको पता ही है, सबने सही कर रखे होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन तो शायद किसी का गलत नहीं होगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कंक्रीट के मिक्सेस आपको पता ही है ना, कितने हैं? 8 मिक्सेज होंगे, ऑब्वियसली बात है, ऑप्शन में आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। जो ऑर्डिनरी कंक्रीट है, ऑर्डिनरी कंक्रीट में मिक्सेज होते हैं आपके M10 टू M20, M10 टू M20। स्टैंडर्ड कंक्रीट जो होती है, ठीक है, जो सेकंड टाइप की कंक्रीट है जिसको हम RCC में मेनली यूज करते हैं, उसमें जो ग्रेड्स होते हैं आपके वो होते हैं M25 से लेकर M60 तक। अगर किसी के पास पुराना RCC का कोड पड़ा हुआ है तो वहां पे M55 होगा, जो कि गलत है। उसके बाद है आपका हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में आपके ग्रेड होते हैं M65 और अबव, ठीक है।
तो ये हमारे 3 टाइप के कंक्रीट होते हैं, ठीक है। इन 3 कंक्रीट में डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, कौन सी कंक्रीट में कहाँ पे कौन सा ग्रेड होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड कंक्रीट नॉर्मली हम आरसीसी में यूज करते हैं, ध्यान रखना। स्टैंडर्ड कंक्रीट नॉर्मली हम आरसीसी में, जो आरसीसी वर्क होता है, आरसीसी वर्क में नॉर्मली हम लोग स्टैंडर्ड कंक्रीट का यूज करते हैं, ठीक है। तो गिनिए इसमें नंबर ऑफ ग्रेड्स कितने हैं, देखिए 25 से 60 करना है एक बार, ठीक है। कितने आ रहे होंगे, 8 ग्रेड आ रहे होंगे, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, ठीक है। तो 8 ग्रेड्स आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो 8 ग्रेड्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ऑप्शन डी शायद इसका सही होगा, ठीक है। देख लेना एक बार कौन सा है, 8 वाला जो ऑप्शन है वो सही है इसमें, ठीक है। ऑर्डिनरी कंक्रीट में देखिए आपके कितने ग्रेड है आपके, 10, 15, 20, 3 ग्रेड। हाई स्ट्रेंथ में 65 से ऊपर है, ठीक है। तो ये देखना कि या तो आपको कहां से कहां तक ग्रेड है पूछ देगा, या नंबर ऑफ ग्रेड से कितने हैं, ठीक है। तो 8 ग्रेड से यहाँ पे प्रेजेंट है, तो पहला वाला क्वेश्चन आपका ये हो गया, जिसका आंसर है आपका 8 ग्रेड्स। शायद उसका आंसर डी होगा, या जो भी होगा आप लोग देख लेना, ठीक है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए आप, जो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसमें, मिनिमम थिकनेस ऑफ लोड बियरिंग आरसीसी वॉल, मिनिमम थिकनेस ऑफ लोड बियरिंग आरसीसी वॉल इज, ठीक है ना। मिनिमम थिकनेस ऑफ लोड बियरिंग आरसीसी वॉल। अब देखिए लोड बियरिंग आरसीसी वॉल होती क्या है, पहली बात तो आपका लोड बियरिंग आरसीसी वॉल, ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है लोड बियरिंग आरसीसी वॉल की मिनिमम थिकनेस कितनी होती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं लोड बियरिंग आरसीसी वॉल की, तो लोड बियरिंग आरसीसी वॉल होती क्या है, लोड बियरिंग आरसीसी वॉल, ठीक है। तो लोड बियरिंग आरसीसी वॉल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था वॉल से 2 टाइप की होती है, ठीक है। इंट्रोडक्शन वाली क्लास में मैंने एक दिन डिस्कस किया था, अभी उसको स्लैब में हम लोग अच्छे से और डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने क्लास में आपको बताया था कि वॉल्स आपकी 2 टाइप की होती हैं, एक तो लोड बियरिंग, एक होती है जो आपकी कोई लोड बियर नहीं करती, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन लोड बियरिंग वॉल्स, ठीक है ना। लोड बियरिंग वॉल्स क्या होती है, ऐसी वॉल्स जो उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हो रखा है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन क्या हुआ है आपका, स्लैब का, वॉल के ऊपर स्लैब का कंस्ट्रक्शन हुआ होगा, तो स्लैब के लोड को वॉल के थ्रू कहां पे, फुटिंग में ट्रांसफर करती है, ठीक है। उनको बोलते हैं हम लोग लोड बियरिंग आरसीसी वॉल्स, ठीक है। यानी आरसीसी की बनी हुई वो वॉल्स जो अपने ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हो रखा है उस कंस्ट्रक्शन के लोड को फुटिंग में ट्रांसफर करती है, ठीक है। ये कहलाती है आपकी लोड बियरिंग आरसीसी वॉल। अगर नॉन लोड बियरिंग आरसीसी वॉल होगी तो उसका काम सिर्फ और सिर्फ पार्टीशन का होगा, या सपोर्टिंग द एलिमेंट को सपोर्ट करने का होगा, ठीक है, नॉन लोड बियरिंग आरसीसी वॉल का काम। तो ये बोल रहा लोड बियरिंग आरसीसी वॉल, यानी जो आपकी आरसीसी वॉल लोड को बियर कर रही है, यानी स्लैब के लोड को ट्रांसफर कर रही है कहां पे, फुटिंग में, उसकी थिकनेस कितनी होती है ये पूछ रहा, ठीक है ना। तो जो थिकनेस होती है लोड बियरिंग आरसीसी वॉल की, वो होती है आपकी मिनिमम थिकनेस हमको 10 सेंटीमीटर रखनी होती है, ठीक है। तो लोड बियरिंग आरसीसी वॉल की मिनिमम थिकनेस हम लोग को 10 सेंटीमीटर रखनी होती है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं, तो 10 सेंटीमीटर हम लोग लोड बियरिंग आरसीसी वॉल की थिकनेस प्रोवाइड करते हैं 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर प्रोवाइड करने का रीजन क्या होता है, रीजन होता है आपका मिनिमम 10 सेंटीमीटर थिकनेस प्रोवाइड करने का रीजन होता है आपका कि जो फायर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना, फायर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट क्या क्या प्रोवाइड करना, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। यानी फायर के अगेंस्ट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है ना। तो ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चर को आपको फायर रेजिस्टेंट बनाना है, ठीक है, अगर स्ट्रक्चर को आपको फायर रेजिस्टेंट बनाना है तो उसके लिए आपको लोड बियरिंग आरसीसी वॉल जो आप यूज कर रहे हो उसकी जो थिकनेस होगी वो आप यूज करोगे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि लोड बियरिंग आरसीसी वॉल की जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है लोड बियरिंग आरसीसी वॉल्स। बहुत से सोर्सेज में गलत भी दिया हुआ है, कई जगह इसका आंसर 20, 25, 30 या 15 ऐसा दिया हुआ है, लेकिन वो आंसर गलत है। 10 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखना। तो लोड बेयरिंग आरसीसी वॉल का ये क्वेश्चन हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज परमिटेड टू, ठीक है। आरसीसी जो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ठीक है, उस कंस्ट्रक्शन में मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट कितना आप परमिट करोगे, ये आपसे पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका पूछ रहा है मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट। अब साइज को लिमिट करने की जरूरत पड़ी क्यों, पहले तो क्वेश्चन एराइज होता है आपका साइज को लिमिटेड करने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, कि हमको मैक्सिमम साइज कोर्स एग्रीगेट का इतना प्रोवाइड करना है अगर आरसीसी कंस्ट्रक्शन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। आप देखिए कोई भी आरसीसी जो कंस्ट्रक्शन होता है वो होता है आपका
उसमें बार्स होती हैं, बार्स आपकी कंजेस्टेड रहती है, ठीक है। अगर कोई बीम बन रही है आपकी तो ऐसे कोई बार्स होंगे, देखिए ये कोई बार्स बने होंगे, ठीक है। इन बार्स में आपकी ये लैपिंग होती है, ठीक है, ये इन बार्स में लैपिंग होती है, ठीक है। जैसे अगर कोई हमने ये बीम बना रखी है तो अगर, ठीक है, ये बार्स आपने डाले, इनमें लैपिंग करी होती है, आपने लैपिंग करते हो आप लोग किसकी हेल्प से, स्टिरप्स की हेल्प से, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो अगर आप आरसीसी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। अब आप देखो ये आपने स्टील का फॉर्मवर्क बनाया तो इसके ऊपर आप क्या करोगे, कंक्रीट को पोर करोगे। तो कंक्रीट जब आप पोर करोगे तो उस कंक्रीट में जो पार्टिकल्स हैं, जो आपके एग्रीगेट साइज है, एग्रीगेट है, वो एग्रीगेट का साइज हमेशा जो ये वाला पोर्शन है आपका, ठीक है, ये पोर्शन है आपका, इससे कम होना चाहिए ये पोर्शन, तभी तो वो अंदर पेनिट्रेट कर पाएगा ना, ठीक है। यानी जो आपने क्या कर रखी है, आपने जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखी है, जो रेनफोर्समेंट के बीच में गैप है आपका, उस गैप से जो कोर्स एग्रीगेट का साइज है वो कम होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर आपको इस बीम के अंदर कंक्रीट पोर करनी है तो आपको साइज हमेशा जो ये गैप प्रोवाइड कर रखा है आपने, इस गैप से कम होना चाहिए, ठीक है। तभी मैक्सिमम साइज हमारा यहाँ पे रखा गया है कि मैक्सिमम हमको साइज कितना प्रोवाइड करना है, ये क्राइटेरिया तभी स्पेसिफाई है। अदरवाइज ज्यादा अगर आपने बड़ा साइज प्रोवाइड कर दिया तो क्या होगा, कंक्रीट आपके ऊपर ही रह जाएगी, नीचे पेनिट्रेट कर ही नहीं पाएगी। अगर कंक्रीट बीम के अंदर पेनिट्रेट अच्छे से नहीं कर पाई तो सफिशिएंट स्ट्रेंथ बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपके पोर्स रह जाएंगे अंदर, ठीक है, क्योंकि अंदर आपके पोर्स जो हो जाएंगे आपके रह जाएंगे, ठीक है। तो पोर्स आपको क्या करना है, जितने हो सके पोर्स आपको क्या करना है, उसमें से नेग्लेक्ट करना है। तो पोर्स हटाने के लिए हमको जो कोर्स एग्रीगेट आप यूज करोगे उसमें उसका साइज आपको लिमिटेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो साइज गिवन है, ठीक है, जो ये साइज इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है ये आपका है 20 सेंटीमीटर नॉर्मल कंडीशंस में। यानी नॉर्मल अगर आरसीसी वर्क आप यूज कर रहे हो तो उस केस में आपका, और क्वेश्चन भी आपका अगर कुछ पूछा नहीं गया है कि कंजेस्टेड, उसने बोल दिया जैसे कंजेस्टेड पूछ दिया, ठीक है। अगर कंजेस्टेड वर्क है कहीं पे तो वहां पे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 सेंटीमीटर ही यूज करना है। लेकिन अगर कहीं पे पूछा नहीं, इस क्वेश्चन में इसने पूछ नहीं रखा कि कंजेस्टेड, इन्होंने सिर्फ बोल रखा फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन द मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट ओनली फॉर द आरसीसी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो आरसीसी कंस्ट्रक्शन के लिए जस्ट पूछा है तो इसके लिए होता है आपका 20 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर से ऊपर साइज के एग्रीगेट को आप यूज नहीं करोगे, ठीक है। 20 सेंटीमीटर से ऊपर साइज के एग्रीगेट को आप यूज नहीं करोगे, मैक्सिमम साइज आपका 20 सेंटीमीटर होना ही चाहिए, ठीक है। अगर आप हो सके तो इससे कम ही प्रोवाइड करो, लेकिन 20 सेंटीमीटर आपका लिमिटेड साइज है, ठीक है, एक चीज। दूसरा आपका एक कंडीशन और होती है मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट कभी कभी एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है, मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन, मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट शुड नॉट ग्रेटर देन, ठीक है ना, फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन शुड नॉट ग्रेटर देन 1/4 ऑफ थिकनेस ऑफ मेंबर, 1/4 ऑफ थिकनेस ऑफ मेंबर, 1/4 ऑफ थिकनेस ऑफ मेंबर। यानी जो भी मेंबर आप बना रहे हो, बीम, स्लैब, कॉलम, ठीक है, उस मेंबर की थिकनेस का 1/4 से ऊपर आप कोर्स एग्रीगेट यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो थिकनेस आपने प्रोवाइड कर रखी, जैसे आपने थिकनेस प्रोवाइड करी किसी की 40 mm, 40 सेंटीमीटर आपने यार थिकनेस प्रोवाइड करी, तो कोर्स एग्रीगेट जो मैक्सिमम आप प्रोवाइड करोगे वो आप प्रोवाइड करोगे 10 सेंटीमीटर का। अगर आपने 40 सेंटीमीटर का कोई मेंबर बना रखा है तो 40 सेंटीमीटर के मेंबर बनाने में आप जो कोर्स एग्रीगेट यूज करोगे वो सिर्फ आप थिकनेस बाई 4, यानी मैक्सिमम आप यूज कर सकते हो 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। इससे ऊपर आप यूज नहीं करोगे, ये आपका अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका इस वे में भी पूछ सकता है, ठीक है, या आपका नॉर्मल कंडीशन में भी पूछ सकता है, ठीक है। अगर कोई बहुत ही कंजेस्टेड इलाका है, ठीक है ना, यानी जो मेंबर आप बना रहे हो वहां पे आप रेनफोर्समेंट एकदम कंजेस्टेड वे में प्रोवाइड कर रहे हो, तो अगर आपने रेनफोर्समेंट कंजेस्टेड वे में प्रोवाइड कर रखी तो वहां पे आपका 10 सेंटीमीटर से ऊपर प्रोवाइड नहीं करोगे, ठीक है। तो रेनफोर्समेंट अगर कंजेस्टेड है, ये भी लिख लो आप, अगर रेनफोर्समेंट कंजेस्टेड है, ठीक है, कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट, कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट अगर आपने प्रोवाइड कर रखी है, यानी रेनफोर्समेंट की स्पेसिंग, रेनफोर्समेंट की जो आपने मेंबर बना रहे हो उस पर रेनफोर्समेंट की स्पेसिंग आपने बहुत कम रखी हुई है, ठीक है। अगर रेनफोर्समेंट की स्पेसिंग बहुत कम रखी हुई है, ज्यादा नंबर ऑफ बार्स आप यूज कर रहे हो,
तो उस केस में आप सिर्फ और सिर्फ 10 सेंटीमीटर तक ही कोर्स एग्रीगेट का साइज आप फिक्स करोगे, ठीक है। तो तीन चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो नॉर्मल कंडीशन में आप लोग 20 सेंटीमीटर यूज करोगे, ठीक है। या ये पूछ सकता है इस फॉर्म में कि मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट दैट शुड नॉट ग्रेटर देन, ठीक है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, शुड नॉट ग्रेटर देन 1/4 ऑफ द थिकनेस ऑफ द मेंबर। जो आपने मेंबर की थिकनेस प्रोवाइड कर रखी है उसके 1/4 टाइम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम आप 1/4 टाइम ही प्रोवाइड करोगे जितना आप थिकनेस का मेंबर यूज कर रहे हो, ठीक है। तीसरी केस, अगर आपने रेनफोर्समेंट बहुत ही कंजेस्टेड वे में प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है, ज्यादा रेनफोर्समेंट यूज कर रखी है, ठीक है, और आपने बहुत नजदीक नजदीक यानी स्पेसिंग काफी कम प्रोवाइड कर रखी है, तो उस केस में आपको प्रॉपर पेनिट्रेशन करवाने के लिए 10 सेंटीमीटर से ऊपर आप साइज प्रोवाइड नहीं करोगे, ठीक है। तो मैक्सिमम साइज आप उस केस में सिर्फ और सिर्फ 10 सेंटीमीटर का ही प्रोवाइड करोगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, आईएस कोड के स्पेसिफिकेशन है, डायरेक्टली अगर आईएस कोड खोलोगे पहले पेज में लिखे हुए ये चीजें, ठीक है। 4, 5, 6 के जो आपका एग्रीगेट वाला पार्ट स्टार्ट होता है उसमें आपका पहले पेज में आपकी ये चीजें लिखी मिलेंगी आपको, तो ये ध्यान रखना, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। सर सेंटीमीटर होगा कि एमएम होगा? 20 एमएम होगा, एमएम। ओके, एमएम, हाँ मेरे से ये गलती हो गई, यस। एक्चुअली मैंने क्या करा, दूसरे वाले ऑप्शन उठा के यहाँ पे रख दिए, ऊपर वाले ऑप्शन नीचे वाले में गलती हो गई मेरे से सॉरी, ठीक है। ये एमएम होगा आपका, ये भी एमएम होगा। यस, सेंटीमीटर तो बहुत ज्यादा हो गया, कोई ध्यान नहीं लगा, मैं बोलते बोलते फ्लो में गलती हो गई, ठीक है। एमएम, गुड, मतलब ध्यान दे रहे हो, आप लोगों ने पढ़ रखी चीजें इससे पहले, ठीक है, गुड। तो 20 mm, 10 mm एंड 1/4 ऑफ द थिकनेस ऑफ द मेंबर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सेंटीमीटर नहीं है, सेंटीमीटर यस बहुत बड़ा हो जाएगा आपको, सेंटीमीटर तो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो एमएम में ये वैल्यूज है, साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, यस। एक्चुअली ऊपर वाले का ऑप्शंस आपके सेंटीमीटर में थे ना, तो मेरे यहां से सेंटीमीटर लिख दिए मैंने पूरे ऑप्शन में ही, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये तीन चीजें, ठीक है। उसके बाद देखिए, हाँ ये होगा अभी स्पेसिफिकेशन आपका एलएसएम वाली यूनिट हो जाएगी ना, उसके बाद सर डब्ल्यूएसएम में स्पेसिफिकेशन फॉर डिजाइन नहीं करवाया आपने, लाइक चेक फॉर डिफ्लेक्शन, शियर, मिनिमम रेनफोर्समेंट, ये सब आएगा आगे आपका। एक बार एलएसएम कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद ये स्पेसिफिकेशन में सारे कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद बीम और लिंटेल वाली यूनिट आपकी स्टार्ट होगी, और बीम और लिंटेल वाली यूनिट में आप ये चीजें पढ़ोगे जो आप लिख रहे हो ना, ये स्पेसिफिकेशन सारे, ठीक है। साथ में शियर के लिए आपके कितना क्या होता है, ठीक है, और ये जो मिनिमम रेनफोर्समेंट आपको कितनी प्रोवाइड करनी है वो आप वहां पे पढ़ोगे, अभी उसको हम लोगों ने यहाँ पे नहीं रखा है, ठीक है। उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसके लिए सेपरेट मैंने एलएसएम के बाद एक यूनिटी बना रखी है, जिसमें आपका क्या हो जाएगा कि देखिए चीजें जब आप पढ़ोगे तो लाइन वाइज होनी चाहिए, ठीक है। बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए कि 20 न्यूमेरिकल करा दिया और आपने फिर स्पेसिफिकेशन पढ़ ली बीच में, तो उससे क्या होगा, कभी खोलोगे तो आपको मिलेंगी नहीं चीजें। लेकिन अगर मैं प्रॉपर एक यूनिट में ही डाल दूंगा उसको, तो आपको वो चीजें फिर यूनिट में मिल जाएंगी सारी सारी, ठीक है। तो मैंने अलग से यूनिट बना रखी है उसकी, एलएसएम के बाद वाली जो यूनिट आएगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। बीम एंड लिंटेल वाली यूनिट में हम लोग ये चीजें पढ़ेंगे सारी। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, अगला क्वेश्चन कह रहा आपका, इन अ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, in a singly reinforced beam, if the permissible stress in concrete reaches earlier the permissible stress in steel, the beam section is called। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये बोल रहा है आपका, अगर कंक्रीट आपकी परमिसिबल स्ट्रेसेस रीच कर जाएगी, ठीक है ना, यानी अगर कंक्रीट आपकी, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपका ये है, अगर कंक्रीट आपकी परमिसिबल स्ट्रेस रीच कर जाएगी एज कंपेयर ऑफ द स्टील, ठीक है। तो ये आपका कोई स्ट्रेस डायग्राम हम प्लॉट करते हैं, और इसमें ये बोल रहा जो स्ट्रेसेस आपने अप्लाई कर रखे हैं कंक्रीट में सी ए, ये हो जाएंगे आपके सिग्मा सी बी सी के इक्वल, यानी जो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस आपके कंक्रीट में यूज कर सकते हो उसके इक्वल हो जाएंगे, और जो स्टील में आपने स्ट्रेसेस प्रोवाइड कर रखे हैं वो आपके होंगे लेस देन सिग्मा एस टी के। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा आपसे, ठीक है, यानी स्टील में जो स्ट्रेसेस आपने प्रोवाइड कर रखे हैं वो स्ट्रेसेस आपके परमिसिबल से कम होंगे, लेकिन कंक्रीट आपकी मैक्सिमम लिमिट अचीव कर चुका होगा। अब आप कंक्रीट में कोई भी अगर मोमेंट अप्लाई करते हो तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, फेलियर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, वहां पे आपका फेलियर अकर करेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में कौन सा सेक्शन ये होता है बोल रहा है, तो सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। जहां पे कंक्रीट फेल करती है वो है आपका ओवर रेनफोर्स सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शन, एज सिंपल एज दैट। और यहीं पे अगर इसने बोला होता कि स्टील फेल कर रही है, अगर स्टील फेल कर रही है और कंक्रीट में
स्ट्रेसेस अभी भी आप अप्लाई कर सकते हो, यानी जो स्ट्रेसेस आपने कंक्रीट में अप्लाई कर रखे हैं वो परमिसिबल लिमिट तक पहुंचे नहीं है, आप उनको अभी भी अप्लाई कर सकते हो अगर, तो इस केस में आपका ये सेक्शन बनता है अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है। और अगर दोनों साइमल्टेनियसली अपनी परमिसिबल लिमिट को अचीव करेंगे, दोनों साइमल्टेनियसली अगर अपनी परमिसिबल लिमिट को अचीव करेंगे तो उसमें आपका सेक्शन बनेगा बैलेंस सेक्शन, उसमें आपका सेक्शन बनेगा बैलेंस सेक्शन, ठीक है। तो इनके केस में आपका ये क्वेश्चन पूछता है। और एक चीज ध्यान रखना, बैलेंस सेक्शन को, ठीक है, जो ये बैलेंस सेक्शन है आपका, इस बैलेंस सेक्शन को इकोनॉमिक सेक्शन भी बहुत जगह बोलता है, ठीक है। बैलेंस सेक्शन, बैलेंस सेक्शन के अलग जो नाम है आपके, एक तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन। तो ऑप्शन कभी ध्यान से पढ़ना, कभी कभी आपको तीनों चीजें ऑप्शन में दे देता है बैलेंस सेक्शन का क्वेश्चन पूछ के। बैलेंस सेक्शन को एक तो हम लोग क्रिटिकल सेक्शन भी बोल सकते हैं और एक हम इकोनॉमिक सेक्शन भी बोलते हैं, इकोनॉमिक सेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपके बैलेंस सेक्शन के नाम है, ठीक है। बैलेंस सेक्शन को आप या तो क्रिटिकल सेक्शन भी बोल सकते हो या इकोनॉमिक सेक्शन भी बोल सकते हो, या बैलेंस सेक्शन तो आप बोलते ही बोलते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना बैलेंस सेक्शन के तीन ये नाम है। ऑप्शन में कभी कभी डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछता है कि स्टील और कंक्रीट साइमल्टेनियसली अपनी परमिसिबल लिमिट्स अचीव कर रही है वहां पे, तो वो सेक्शन कौन सा होगा। तो आप पहला ऑप्शन देखोगे बैलेंस सेक्शन और आप टिक लगा के आ जाओगे, लेकिन ऑल ऑफ द अबव पे नीचे लिखा होगा, पूरे को ऑप्शन में आ रखा है पिछला क्वेश्चन, तभी मैंने यहाँ पे करा दिया, ठीक है, कि पहला ऑप्शन आपका बैलेंस सेक्शन, देन क्रिटिकल सेक्शन, देन इकोनॉमिक सेक्शन, फिर आपका होगा ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन अच्छे से पढ़ना, अदरवाइज मार्क्स आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओवर रेनफोर्स सेक्शन। इसका आंसर क्या है, बी आंसर है, ठीक है। फोर्थ का आंसर है बी, ओवर रेनफोर्स सेक्शन, जहां पे आपके कंक्रीट मैक्सिमम लिमिट अचीव कर रही है और स्टील में अभी भी आप स्ट्रेसेस अप्लाई कर सकते हो, तो वो सेक्शन आपका कहलाता है ओवर रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है। तो ये ओवर रेनफोर्स, अंडर रेनफोर्स, बैलेंस सेक्शन के बारे में बोल दिया, बैलेंस क्रिटिकल या इकोनॉमिक सेक्शन, ये ध्यान रखना, ठीक है। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे, पांचवा क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा, फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे कह रहा है पार्शियल सेफ्टी फॉर कंक्रीट एंड स्टील आर 1.5 एंड 1.15 रिस्पेक्टिवली बिकॉज, यानी जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, आपको पता ही है डब्ल्यूएसएम जब आपने पढ़ा था तो कंक्रीट के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी प्रोवाइड करी थी कंक्रीट के लिए, 1.5, और पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील आपने प्रोवाइड करी थी 1.15। ये हो गया आपका कंक्रीट, ये आपका हो गया कंक्रीट, और ये हो गया आपका स्टील। तो स्टील और कंक्रीट के लिए आपने ये पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करी थी, ये हमने वहां पे पढ़ा था, ठीक है। तो इसके बेस पे इसने क्वेश्चन पूछा है कि जो आपने ये प्रोवाइड करी है इसमें, ठीक है, पहला ऑप्शन है इसमें, क्या बोल रहे हैं, पहला कोई ऑप्शन है इसमें, कंक्रीट इज हेट्रोजीनियस व्हाइल स्टील इज होमोजीनियस, ठीक है। कि क्वेश्चन क्या है आपका, जो कंक्रीट में 1.5 है और 1.15 यानी डिफरेंस क्यों है पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है, कि आपने एक में तो 1.5 प्रोवाइड कर दी और एक में आप प्रोवाइड कर रहे हो 1.15, तो ये डिफरेंस क्यों आ रखा है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी में, आपने दोनों के लिए सेम वैल्यू क्यों नहीं ली, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला ये बोल रहा है आपका क्या रीजन था इसके लिए, आप नोट्स खोलोगे तो आपको मिल जाएगा, मैंने लिखा रखा नोट बना के, ठीक है ना। डब्ल्यूएसएम की पहली जो लेक्चर था डब्ल्यूएसएम का, उसी लेक्चर में मैंने नोट बना के लिखा रखा जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने कैलकुलेट कराई थी। अभी एलएसएम में मैं उसको फिर भी लिखा दूंगा, लेकिन ये ध्यान रखना नोट्स अगर पीछे प्रीफर करोगे तो एक भी क्वेश्चन जो मैंने 15 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आ रखे हैं, ये क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन आपके नोट से बाहर नहीं जा रखा है। अभी हम सॉल्व करते हैं, देख लो आप लोग, अभी ये क्वेश्चन सारे नोट से हैं, इसके आगे भी सारे नोट से होंगे, जो एक दो क्वेश्चन होंगे वो मैंने नोट्स के जो कोड से आ रखे हैं वो क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, बिकॉज मैंने आपको बोला था कि कुछ क्वेश्चन मैं वैसे आपको कराऊंगा जो क्वेश्चन के थ्रू ही क्लियर कराऊंगा, तो एक दो क्वेश्चन छोड़ के आपके सारे क्वेश्चन आपके कहां के नोट्स के ही हैं, ठीक है। तो क्यों डिफरेंस होता है, पहला ऑप्शन इसमें बोल रहा है आपसे कंक्रीट इज हेट्रोजीनियस व्हाइल स्टील इज होमोजीनियस, कि कंक्रीट आपका हेट्रोजीनियस है और स्टील आपकी होमोजीनियस है, इसलिए ये रीजन होता है कि हम लोग 1.5 या 1.15 करते हैं, बिल्कुल नहीं, ये कोई रीजन ही नहीं है, ठीक है, इससे ये कोई रीजन नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला बोल रहा है आपसे द कंट्रोल ऑफ क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इज नॉट एज गुड एज स्टील, ठीक है, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ये प्रोवाइड करने का आपका बिकॉज आपका क्वालिटी कंट्रोल ऑन कंक्रीट इज नॉट एज गुड एज
नॉट एज गुड एज स्टील। ठीक है, तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी में डिफरेंस होने का रीजन यही है क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल कंक्रीट का नॉट एज गुड एज स्टील होता है। बिकॉज जब जो स्टील बनती है आपकी, स्टील आपकी मैन्युफैक्चर होती है लेबोरेटरी में। ठीक है, कंक्रीट आप कंक्रीट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो या कंक्रीट आप बना रहे हो, कहां पे बना रहे हो? कंक्रीट आप बना रहे हो फील्ड में। तो उतना आप, ठीक है, जो मेजर्स होते हैं, जो प्रोपोजल्स होते हैं, आप उतना एक्यूरेट नहीं कर पाते हो। ठीक है ना, कि वाटर में पीएच आपको मेंटेन करना है, बहुत सी चीजें होती है। ठीक है, जो कि चीजें प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्वालिटी में आप हमको क्या करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। तो कंक्रीट में क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करने की वजह से ही हम लोग जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उसको 1.5 लेते हैं, जबकि स्टील में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग ज्यादा क्वालिटी कंट्रोल होने की वजह से, यानी अच्छा क्वालिटी कंट्रोल होने की वजह से हम लोग 1.15 लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मैंने नोट्स में करा रखा है और देखिए क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे भी आ सकता है, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, बाकी ऑप्शन ये गलत है। कंक्रीट इज वीक इन टेंशन, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वॉइड्स इन कंक्रीट आर 0.5%, डोज ऑफ स्टील, ये भी गलत है। ठीक है ना, ये कोई मतलब के ऑप्शन नहीं है। तो जो ऑप्शन मतलब का था वो यही था, बी ऑप्शन, और मैंने इसको डिस्कस कर दिया कि क्यों हम लोग पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोनों के लिए अलग अलग लेते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस मैं थोड़ा टाइम इसलिए ले रहा हूं ताकि आपका चीजें रिवीजन भी हो जाए, साथ में जिसके क्वेश्चन गलत हो रखे हैं, ठीक है, जिसने चीजें थोड़ा सा कम पड़ी थी उसके रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, और आपकी चीजें एकदम परमानेंट, फिर जिसको आ रही चीजें उसके दिमाग में परमानेंट चीजें बैठ जाए। ठीक है, देन उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड वेट करिए, अगला क्वेश्चन देख रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन है जो M15 कंक्रीट है। ठीक है, M15 कंक्रीट है जो आपका छठा क्वेश्चन, आपका 6th क्वेश्चन जो है आपका, M15 कंक्रीट है, उसका यूज कहां पे होता है इन्होंने पूछा है। ठीक है, M15 कंक्रीट का यूज कहां पे आप करते हो ये मैंने पूछा है, ये भी नोट्स में मैंने करा रखा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जैसे दे रखे हैं डैम्स में। ठीक है, डैम्स में दे रखा है ऑप्शन इसमें ए। ठीक है, बी इन्होंने दे रखा है फाउंडेशन में। ठीक है, फाउंडेशन में दे रखा है। ठीक है, सी इन्होंने ऑप्शन आपको दिया हुआ है, सी ऑप्शन दिया है आरसीसी में। ठीक है, सी इन्होंने दिया है आरसीसी में, और डी दिया है इन्होंने मास कंक्रीटिंग में, मास कंक्रीटिंग में। ठीक है, मास कंक्रीटिंग क्या होती है आप लोग वहां पे पढ़ते हो, कहां पे? कंक्रीटिंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ोगे से। ठीक है, तो यहां पे से हम लोग ये बोल रहा हमसे कि जो M15 कंक्रीट है, M15 कंक्रीट का यूज हम लोग कहां पे करते हैं। तो अगर आप नोट्स खोलोगे अपने, तो पहले लेक्चर में ये क्वेश्चन भी कराया गया है पहले लेक्चर में ही, कि मैंने जहां पे बताया था आपको प्लेन सीमेंट कंक्रीट PCC के लिए मिनिमम ग्रेड जो होता है आपका, मिनिमम ग्रेड जो होता है आपका, वो होता है आपका M15। ठीक है, और आरसीसी के लिए मिनिमम ग्रेड मैंने वहां पे बताया था आपको कि जो आरसीसी आप वर्क करते हो, आरसीसी वर्क में जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आप यूज करोगे वो करोगे आप M20। ठीक है, ये चीजें मैंने वहां पे बताई थी आपको, और मैंने साथ में ये भी बताया था कि जो पीसीसी है या प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, जहां पे आप M15 कंक्रीट यूज करते हो, उसका यूज मेनली हम लोग फाउंडेशन या स्ट्रीट्स में यूज करते हैं। ठीक है, जहां पे लेस इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क है वहां पे हम उसका यूज करते हैं, किसका? M15 कंक्रीट का। तो M15 कंक्रीट का यूज जनरली हम लोग फाउंडेशन हो गए या स्ट्रीट्स बन रही है कहीं आपकी। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल भी आपको बना के दिखाया था। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता के दिखाया था कि एग्जाम्पल्स में मैंने बताया था आपको कि एग्जाम्पल में क्या बताया था मैंने आपको, एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि यमुना एक्सप्रेसवे में हमने M15 कंक्रीट का यूज करके हमने जो कंस्ट्रक्शन कर रखा है यमुना एक्सप्रेसवे में, वहां पे हमने M15 कंक्रीट का यूज किया है। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन में आपका फाउंडेशन M15 कंक्रीट का यूज कहां पे होता है? फाउंडेशन में, और प्लेन सीमेंट कंक्रीट में मिनिमम ग्रेड M15 यूज करते हैं, और आरसीसी वर्क में आपको पता ही है M20। ठीक है, और डैम्स और मास कंक्रीटिंग में जरूरत के अनुसार हम लोग कंक्रीट यूज करते हैं, वहां पे ऐसा कोई फिक्स स्पेसिफिकेशन ज्यादा नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद अगला देखिए आप, जो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा, ठीक है, ये हो गया आपका 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखिए आप, 7th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7th क्वेश्चन आप देखिए। ठीक है, 7th क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, परमानेंट डायमेंशन चेंजेस ड्यू टू लोडिंग ऑफ द कंक्रीट इज टर्म्ड एज, यानी जहां पे लोडिंग अप्लाई हो रही है और उसके बाद आपके डायमेंशन से परमानेंटली चेंज कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कोई सेक्शन है, अगर उसमें पी लोड अप्लाई हो रहा है, ठीक है, देन कुछ टाइम तक आपने उसको लोड अप्लाई किया, उसके बाद आपने क्या हुआ, इस लोड के एप्लीकेशन से ये सेक्शन में आपके डायमेंशन में कुछ चेंजेस आ गए। ठीक है,
इस लोड के एप्लीकेशन से इस सेक्शन की डायमेंशन में कुछ चेंजेस आ गए आपके, ठीक है, इस सेक्शन की डायमेंशन में कुछ चेंजेस आ गए, ठीक है। देन जब आप लोड को रिमूव करोगे, लोड रिमूव करोगे तो उसके बाद भी इसके डायमेंशन में चेंज, यानी ये ओरिजिनल पोजीशन अपनी रिगेन नहीं करेगा, ठीक है। यानी आपने किसी मेंबर में लोड अप्लाई किया, उस मेंबर में लोड अप्लाई करने के बाद क्या हो गया, उसमें कुछ कर्वेचर में चेंजेस आ गए, ठीक है, ये कर्वेचर बन गया इसका लोड अप्लाई करने के बाद, ठीक है। देन उसके बाद आपने क्या किया कि लोड को आपने रिमूव कर दिया, लोड को रिमूव कर दिया, लेकिन वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन फिर भी रिगेन नहीं कर पाया, यानी जो कंडीशन आपकी सेकंड केस था वही केस आपका सेकंड केस यहां पे भी मेंटेन रहेगा, लेकिन आपने यहां पे लोड को रिमूव कर दिया है। इस टाइप के डिफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, जिसमें कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जिसमें कि जो स्ट्रक्चर होता है उसके परमानेंट डायमेंशंस में चेंजेस परमानेंट वे में आ जाते हैं, ठीक है, यानी वो अपनी पोजीशन अपनी रिगेन नहीं कर पाता है, और इसी टाइप के डिफॉर्मेशन को ही हम लोग बोलते हैं क्रीप डिफॉर्मेशन, क्रीप डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो क्रीप डिफॉर्मेशन ही इसको हम बोलते हैं, और हमने इसके बारे में क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा था क्रीप डिफॉर्मेशन के बारे में, इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो, एग्रीगेट का इफेक्ट क्या पड़ता है, ठीक है, ये चीजें हमने प्रॉपर तरीके से क्लास में डिस्कस करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन हमसे पूछ रहा कि ये बोल रहा कि परमानेंट डायमेंशन चेंजेस ड्यू टू लोडिंग ऑफ द कंक्रीट इज टर्म्ड एज इट इज द क्रीप डिफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो इसका आंसर है आपका क्रीप डिफॉर्मेशन, जो कि सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्रीप डिफॉर्मेशन इज द करेक्ट आंसर, जिसमें कि परमानेंट डायमेंशन आपके चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपका डाला था यहाँ पे। देन देखिए जो अगला क्वेश्चन है आपका 8th क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा विच आईएस कोड गिव्स डिटेल रिगार्डिंग वाटर टू बी यूज्ड इन द कंक्रीट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा कि कौन सा आईएस कोड, ठीक है, कंक्रीट में जो वाटर आप यूज करते हो उसके बारे में जानकारी देता है, ठीक है ना, ठीक है ना। जब कंक्रीट आप बनाते हो तो उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वाटर रिक्वायरमेंट में, उस वाटर रिक्वायरमेंट में कौन कौन सी चीजें हमें अप्लाई करनी है, कितना किसका परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है, ये हमें कौन बताता है ये पूछ रहा है। तो इसके ऑप्शंस आपके गिवन है, इसका ए ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है आपका IS 456, ठीक है, IS 456 जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका IS 383, 383, और सी ऑप्शन यहां पे आ रखा है आपका IS 565, ठीक है, और डी ऑप्शन यहां पे है IS 3012, ठीक है, IS 3012। तो जो वाटर के लिए स्पेसिफिकेशन आपको गिवन है वो गिवन है आपको IS 456 2000 में, ठीक है, IS 456 2000 इज द राइट आंसर, ठीक है। जहां पे आपको बताया गया है कि वाटर में जो चीजें आप यूज करते थे एज ए एग्जांपल, एक एग्जांपल, अब सारी चीजें आप कोड में पढ़ना, ठीक है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आप उसको पढ़ोगे भी, लेकिन एज ए एग्जांपल बताऊं कि हमारा IS 456 2000 कहता है कि जो पीएच वाटर आप यूज कर रहे हो, ठीक है ना, जब कंक्रीटिंग आप बनाते हो, कंक्रीट कंक्रीट बनाते समय जो आप वाटर यूज कर रहे हो उस वाटर में पीएच कभी भी 6 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कहता है आपका IS 456 2000, यानी ज्यादा एसिडिक वाटर आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स आपके गिवन है कि सस्पेंडेड सॉलिड्स कितने होने चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट होना चाहिए, इनऑर्गेनिक मैटर आप कितना प्रोवाइड करते हो, ठीक है, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड, ये सारी चीजें आपकी क्या है, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीजें आप क्या है वहां पे स्पेसिफाइड है IS 456 2000 में। तो वाटर के लिए स्पेसिफिकेशन आपका देता है IS 456 2000, ठीक है, डिटेल्स रिगार्डिंग वाटर टू बी यूज्ड इन कंक्रीट, ठीक है, डिटेल्स रिगार्डिंग वाटर टू बी यूज्ड इन कंक्रीट, ये सब हमारा IS 456 2000 में गिवन है, ध्यान रखना, ठीक है। देन उसके बाद अगला कोड, ये आपका करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है, लेकिन जो अगला आपका ऑप्शन है IS 383, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप IS कोड खोलते हो तो पहले पेज में, पहला जो पेज आता है वो उसमें लिखा रहता है IS 383, जहां पे आपको स्पेसिफिकेशन से गिवन है किसकी, जहां पे आपको स्पेसिफिकेशन से गिवन है कोर्स और फाइन एग्रीगेट की, ठीक है। तो IS 383 आपका डिटेल्स देता है आपको अबाउट यूज ऑफ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट,
फाइन एग्रीगेट, जो भी आप कोर्स और फाइन एग्रीगेट आप यूज करते हो, ठीक है, उन एग्रीगेट्स की जानकारी आपको मिलती है IS 383 में, ठीक है, 383 में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑप्शन में ये तो सही है 456, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है IS 383। IS 565 आपका स्पेसिफाइड नहीं है, कहीं पे भी इसका यूज नहीं होता है, ठीक है, ये चीज आपकी कहीं नहीं आती, ठीक है। उसके बाद आपका IS 3012, IS 3012 जो है आपका, IS 3012 क्या होता है? IS 3012 आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो, जो आप मैग्नीज यूज करते हो, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, क्या मैग्नीज बोलते हैं? क्रोम मैग्नीज बोलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बता देता हूं, ठीक है। जो मैग्नीज आप यूज करते हो, मैग्नीज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील के फॉर्मेशन में जो आप मैग्नीज यूज करते हो उसकी जानकारी आपको गिवन है IS 3012 में, ठीक है। तो IS 3012 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बता दिया मैंने कि जो मैग्नीज आप यूज करते हो किसको बनाने के लिए, स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए जो आप मैग्नीज यूज करते हो उसकी जानकारी आपकी IS 3012 में गिवन है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, साथ के ये दोनों तो आपको रट देने बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। IS 456 में ये तो इंपॉर्टेंट, वैसे भी आपको पता ही है RCC का कोड है वो, लेकिन वाटर्स की आपकी जो सारी चीजें डिटेल्स हैं, वो वाटर की डिटेल भी आपकी किसमें है, IS 456 में ही है। 383 ध्यान रखना बिल्कुल, 383 में आपका कोर्स और फाइन एग्रीगेट का यूज है, IS 565 कोई कोड नहीं होता है, ठीक है। और IS 3012 आपका मैग्नीज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ स्टेनलेस स्टील, ठीक है ना, जो स्टेनलेस स्टील का फॉर्मेशन होता है उसमें जो आप मैग्नीज यूज करते हो उसकी डिटेल्स आपकी 3012 में गिवन है, ठीक है। देन उसके बाद अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। IS कोड वाले ध्यान रखना, जो IS कोड वाले क्वेश्चन आते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो जितने IS कोड जहां पे कवर हो रहे हैं वो IS कोड आपको सारे के सारे डिटेल में याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी एग्जाम जेईई का दोगे आप, IS कोड आपको दिखेंगे ही दिखेंगे वहां पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन आपका, 9th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा, इफ D and N आर द, ठीक है, ये कह रहा आपसे, इफ D and N आर द इफेक्टिव डेप्थ एंड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस रिस्पेक्टिवली ऑफ अ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, द लीवर आर्म ऑफ द बीम इज, लीवर आर्म ऑफ द बीम आपसे पूछ रहा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आंख बंद करके कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन डालने का रीजन सिर्फ और सिर्फ ये की है कि आपको बताना कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम करते हैं, और हमने उससे कई ऊपर लेवल के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ठीक है, सारे इससे भी ऊपर लेवल के क्वेश्चन हमने कर चुके हैं। आपके जेई लेवल में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए देख लो आप, और ये एसएससी जेई के क्वेश्चन हैं, बाकी स्टेट एग्जाम में और भी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। तो लेवल हमने काफी अच्छा मेंटेन करके पढ़ा था WSM का, तो ये क्वेश्चन आपको काफी इजी लग रहे होंगे अभी, ठीक है। तो ये कह रहा है आपसे, अगर डी आपकी इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है, अगर आपकी डी कहीं पे इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है, डी आपकी कहीं पे इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है, ये आपकी डी इफेक्टिव डेप्थ है जो कि टॉप कॉम्प्रेशन फाइबर से लेकर स्टील रेनफोर्समेंट के सेंट्रोइड के बीच की डिस्टेंस होती है, ठीक है, ये आपकी इफेक्टिव डेप्थ है। और ये बोल रहा न्यूट्रल एक्सिस आपकी लाई कर रही एंड डिस्टेंस में, न्यूट्रल एक्सिस आपकी लाई कर रही, ये न्यूट्रल एक्सिस है और ये न्यूट्रल एक्सिस आपकी लाई कर रही बोल रहा एंड डिस्टेंस में। तो ये पूछ रहा आपके लीवर आर्म के बीच की डिस्टेंस आप बताइए, लीवर आर्म की डिस्टेंस क्या होती है, सॉरी हाँ, जो लीवर आर्म जहां पे होती है, लीवर आर्म की डिस्टेंस कितनी है ये आपको पूछ रहा है एग्जाम में, इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे आपका टी फोर्स एक्ट करता है और यहाँ पे आपका सी फोर्स एक्ट करता है। अगर सिंगली रेनफोर्स की बात करूं तो सी फोर्स आपका होता है सी ए डिवाइडेड बाई 2, सी ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी इंटू एक्स ए ना, एरिया इंटू एवरेज डिस्टेंस होता है ना, बी एक्स ए सी ए बाई 2 होता है, ठीक है। ये थोड़ा वो कर दिया मैंने, बी एक्स ए सी ए बाई 2 होता है, ठीक है। क्या हो रहा है ये, एक सेकेंड, ठीक है, आज हाथ सही नहीं लग रहा इसमें, ठीक है, दिख तो रहा होगा, ओके। तो आपका सी फोर्स होता है आपका एरिया इंटू एवरेज स्ट्रेस, सी ए बाई 2, ये निकाला था हमने। टी फोर्स हमने निकाला था टी ए एस टी। लीवर आर्म क्या होती है, लीवर आर्म होती है जहां पे आपका सी फोर्स एक्ट कर रहा है, सी फोर्स आपका लेट अस कंसीडर यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ये आपका सी फोर्स एक्ट कर रहा है, जितना निकल के आया ये सी यहाँ पे
सी ए आपका ये अप्लाइड स्ट्रेसेस है, ठीक है। तो जहां पे आपका सी फोर्स एक्ट कर रहा है और जहां पे आपका टी फोर्स एक्ट कर रहा है, उसके बीच की डिस्टेंस को, डिस्टेंस बिटवीन सी फोर्स एंड टी फोर्स, जहां पे आपका सी फोर्स एक्ट कर रहा है और जहां पे आपका टी फोर्स एक्ट कर रहा, जो वो डिस्टेंस है आपकी, ये कहलाती है लीवर आर्म। लीवर आर्म आपकी डिस्टेंस कहलाती है जहां पे आपका सी फोर्स एक्ट कर रहा, वहां से लेकर टी फोर्स जहां पे एक्ट कर रहा, वहां के बीच की डिस्टेंस आपकी कहलाती है लीवर आर्म। और ये लीवर आर्म आपकी निकल के आई थी, ये जो टॉप से था, ये एक्ट कर रहा था टॉप से, कहां पे, n/3 पे, यहाँ पे, वहां पे हम लोग XA यूज कर रहे थे, तो XA/3 पे कर रहा था, यहाँ पे आपका n/3 पे एक्ट करेगा। तो जो लीवर आर्म यहाँ पे निकल के आएगी वो आएगी आपकी d-n/3, जो हमने वहां पे पढ़ा था नोटेशन में d-XA/3, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी लीवर आर्म निकल के आई d-n/3। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका, वो ऑप्शन है आपका डी, ठीक है। तो लीवर आर्म आपकी होती है डी, आपका करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे डी करेक्ट ऑप्शन है, जो कि आपका है d-n/3, ठीक है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है 9th क्वेश्चन का, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक है। इससे सिंपल का कुछ नहीं लोगे। अब कभी कभी आपको देख लेना कि लीवर आर्म निकालने को पूछ देगा और वहां पे डी और एन की वैल्यू आपको गिवन होगी, तो क्वेश्चन वो कैसे भी फ्रेम कर सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। देन देखिए जो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा, इन अ आरसीसी स्ट्रक्चर, ठीक है, 10th क्वेश्चन आपसे बोल रहा, इन अ आरसीसी स्ट्रक्चर द टेंशन जोन लाइज इन द, ठीक है, यानी जो आरसीसी स्ट्रक्चर है उसमें जो टेंशन जोन होता है वो कहां पे लाई करता है, पूछ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन, ये आपको पता ही है। तो टेंशन जोन कहां पे लाई करता है, बॉटम पे लाई करता है, ठीक है ना। इन आरसीसी स्ट्रक्चर टेंशन जोन कहां पे लाई करता है, टेंशन जोन लाई करता है आपका न्यूट्रल एक्सिस से नीचे, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर आपका कॉम्प्रेशन है और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे आपका क्या है, टेंशन। तो आरसीसी जो भी स्ट्रक्चर आप बना रहे हो वहां पे आपका जो टेंशन जोन होगा वो हमेशा बॉटम पे लाई करेगा। टेंशन जोन, टेंशन जोन कैंटिलीवर को छोड़ के, लेकिन हम लोग ज्यादातर सिंपली सपोर्टेड बीम का ही यूज करते हैं। तो अगर जनरल कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहा तो उस केस में आपका टेंशन जोन आपका कहां पे लाई करता है, बॉटम पे लाई करेगा, जो कि इसका आंसर आपका डी था, ठीक है ना। ये आंसर आपका डी था। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आरसीसी स्ट्रक्चर में आपका टेंशन जोन कहां पे लाई करता है, आपका बॉटम पे लाई करता है, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे लाई करता है, ठीक है। और कंप्रेशन जोन आपका टॉप में लाई करता है, ठीक है, ध्यान रखना। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जो 11th क्वेश्चन है आपका, ये बोल रहा व्हाट इज द टारगेट मीन स्ट्रेंथ, टारगेट मीन स्ट्रेंथ आपसे पूछ रहा, द M30 ग्रेड कॉन्क्रीट द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5, ठीक है। तो M30 ग्रेड कॉन्क्रीट के लिए आपसे पूछ रहा है ये टारगेट मीन स्ट्रेंथ, ठीक है, 11th क्वेश्चन है शायद, ठीक है, 11th क्वेश्चन हमारा है ये। टारगेट मीन स्ट्रेंथ आपसे पूछ रहा किसके लिए, M30 कॉन्क्रीट के लिए, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ये टारगेट मीन स्ट्रेंथ आपको निकालना है FM, ठीक है। यानी जब आप डिजाइन मिक्स आप बनाते हो, ठीक है, दो टाइप की मिक्सिंग होती है, एक तो नॉमिनल मिक्सिंग, एक होती है आपकी डिजाइन मिक्सिंग। तो जब आप डिजाइन मिक्सिंग करते हो तो डिजाइन मिक्सिंग में जो हम टारगेट रखते हैं, जितनी आपको स्ट्रेंथ अचीव करनी है, वो स्ट्रेंथ होती है FM, टारगेट मीन स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो जो हम लोग डिजाइन मिक्स में अपना टारगेट रखते हैं कि हमें इतनी स्ट्रेंथ अचीव करनी है, ठीक है, तो वही कहलाती है आपकी टारगेट मीन स्ट्रेंथ। ये आपको निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। कंक्रीट आपको दिया हुआ है M30 आपको कंक्रीट गिवन है, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको सिग्मा की वैल्यू आपको दे रखी है 5, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आपको दे रखी है 5, तो आपको निकालना है ये चीजें, ट्राई करिए, निकालिए एक बार, ठीक है इसको। ठीक है, तो ये आपको निकालना है टारगेट मीन स्ट्रेंथ। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। होप आपका सबका सही आया होगा, 38.25 बिल्कुल राइट, ठीक है ना, बहुत ही सही। आपका जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ होती है, आपकी टारगेट मीन स्ट्रेंथ आपकी निकलती है FM इक्वल टू, फॉर्मूला तक कराया था मैंने, FCK प्लस 1.65 इंटू सिग्मा, इससे निकलती है आपकी टारगेट मीन स्ट्रेंथ। और अगर मैं बात करूं एवरेज स्ट्रेंथ की, कभी एग्जाम में पूछते हैं आपसे एवरेज स्ट्रेंथ, तो एक तो अर्थमेटिक मीन से निकलती है, ठीक है, लेकिन एक स्ट्रेंथ आपकी निकलती है जो उन्होंने गिवन है डिजाइन मिक्स में, वो है आपका FCK प्लस 0.825 सिग्मा, ठीक है। तो ये दो मैंने आपको बताया था वहां पे कैसे निकलती है चीजें, हमने करी थी वहां पे। यहाँ पे हमसे पूछा टारगेट मीन स्ट्रेंथ,
तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ जब आप निकालोगे तो एफसीके की वैल्यू आपकी हो गई 30, M30 कंक्रीट है, तो एफसीके है क्या, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 150 mm का जो आप क्यूब यूज कर रहे हो 28 डेज में जिसकी टेस्टिंग करते हो, उसके बाद जो स्ट्रेंथ निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसकी यूनिट है, ठीक है ना। और 1.65 सिग्मा की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 5, निकालिए इसको, ठीक है। तो 30 आपका ये आ गया आपका 25 32 8.25, ये आ गया आपका 38.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो कि आपका सही आंसर है। ऑप्शन आपका क्या है, आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। सी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। टारगेट मीन स्ट्रेंथ इसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देन देखिए अगला क्वेश्चन, आप देखिए जो अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, ठीक है। 12th क्वेश्चन आपसे बोल रहा, ठीक है, 12th क्वेश्चन आपसे बोल रहा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा, इंपैक्ट लोड रिजल्ट्स फ्रॉम विच टाइप ऑफ द इफेक्ट ऑफ द अप्लाइड लोड्स, ठीक है ना। यानी जब आपको इंपैक्ट लोड आपको क्या करना है, कहीं पे इंपैक्ट लोड जनरेट करना है, तो कौन सी लोडिंग आप अप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए आपने मैकेनिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। इंपैक्ट लोड की डेफिनेशन होती क्या है, अगर मैं बात करूं इंपैक्ट लोड की, ठीक है, इंपैक्ट लोड की इसकी डेफिनेशन होती क्या है, इंपैक्ट लोड की डेफिनेशन होती है आपकी डायनेमिक एक्शन ऑफ डायनेमिक एक्शन ऑफ मूविंग लोड, डायनेमिक एक्शन ऑफ मूविंग लोड इज कॉल्ड इंपैक्ट, ठीक है। जनरली जो इंपैक्ट लोड की डेफिनेशन अगर आपने पढ़ी होगी मैकेनिक्स में, तो वो कहलाती है आपकी डायनेमिक एक्शन ऑफ अ मूविंग लोड, यानी जो लोड मूव कर रहा है उसका जो एक्शन डेवलप हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक एक्शन, ठीक है। तो डायनेमिक एक्शन जो लोड का जनरेट होगा किसी लोड की वजह से, जो डायनेमिक एक्शन जनरेट होगा किसी लोड का जो मूवमेंट की वजह से, उसको हम लोग बोलते हैं इंपैक्ट। डायनेमिक एक्शन ऑफ द मूविंग लोड इज कॉल्ड द इंपैक्ट, ठीक है। तो इंपैक्ट लोड जनरली जनरेट कैसे होता है आपका, एक हो सकता है आपका शॉक से, ठीक है, यानी आपने सर्टेन अमाउंट में डायरेक्ट लोडिंग अप्लाई कर दी, ठीक है, इंस्टेंटली, उससे आपका जनरेट हो सकता है आपका इंपैक्ट लोड। अगला जनरेट हो सकता है आपका साइक्लिक लोडिंग से, ठीक है, शॉक हो गया, साइक्लिक लोडिंग हो गई, इनसे आपका क्या हो सकता है, इंपैक्ट लोड जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन देखिए, इंपैक्ट लोड रिजल्ट फ्रॉम विच टाइप ऑफ द इफेक्ट ऑफ द लोड्स अप्लाइड, तो स्टैटिक लोडिंग बोल रहा, डायनेमिक लोडिंग बोल रहा, स्टैटिक एंड डायनेमिक, नाइदर स्टैटिक नाइदर डायनेमिक। तो सिंपल सी बात है, जब डेफिनेशन में ही आ गया कि डायनेमिक एक्शन ऑफ अ मूविंग लोड इज कॉल्ड द इंपैक्ट, यानी ऐसे लोड जो कि डायनेमिक एक्शन से आपके जनरेट हो रहे हैं उनको हम लोग बोलते हैं इंपैक्ट लोड्स, ठीक है। तो इंपैक्ट लोड आपका है डायनेमिक एक्शन से जनरेट होता है, ठीक है ना। तो एक्शन आपका होता है डायनेमिक एक्शन, और इसका राइट आंसर है आपका बी, ठीक है। तो इंपैक्ट लोड हमेशा आपका डायनेमिक एक्शन से ही जनरेट होगा, ठीक है, वहां पे आपका और किसी एक्शन से इंपैक्ट लोड जनरेट नहीं होगा। और डायनेमिक एक्शन से आपके हो क्या कह सकते हैं, शॉक हो सकता है, साइक्लिक लोडिंग हो सकती है, या रिवर्स साइक्लिक लोडिंग हो सकती है, ये आपके हो सकते हैं डायनेमिक एक्शन से, जिनकी वजह से आपका क्या हो सकता है, लोड जो इंपैक्ट लोड होगा वो जनरेट होगा, ठीक है ना। स्टैटिक लोडिंग की वजह से हमेशा आपका स्टैटिक लोड ही जनरेट होता है, स्टैटिक लोडिंग की वजह से आपका हमेशा स्टैटिक लोड जनरेट होता है, वहां पे आपका इंपैक्ट लोड कभी भी जनरेट नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर हो गया आपका बी, यानी इंपैक्ट लोड आपका डायनेमिक एक्शन से जनरेट होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ M20 ग्रेड कंक्रीट इज 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। यानी इन्होंने क्या कर वैल्यू दे रखी है आपको, क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने वैल्यू दे रखी है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। ये वैल्यू आपको गिवन है 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर टारगेट मीन स्ट्रेंथ की वैल्यू है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्टली पता है जो हमने वैल्यूज कर रखी है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होती क्या है, M10 M15 M20, ठीक, गलती होगी तो बताना, ठीक है ना, मुझे थोड़ा वैल्यूज मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, M30 और एबव, वैसे सही होगा ये, ठीक है, और एबव,
अगर M10 और M15 कंक्रीट अगर आप यूज कर रहे हो तो उस केस में आप जो स्टैंडर्ड डेविएशन आप यूज करते हो वो आप यूज करते हो 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का। ये आपने पढ़ा था, ये वैल्यूज भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, ठीक है। अगर कंक्रीट आपकी M20 और M25 है तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हो M यानी 4 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का, ठीक है, 4 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का, ठीक है। और अगर 30 mm से ऊपर की कोई ग्रेड है या 30 ग्रेड है आपका तो आप इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हो 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का। सही है ना, ये सही होगा शायद, ठीक है। वैल्यूज में कोई गलती तो नहीं होगी, बता देना अदरवाइज कोई दिक्कत गलती होगी तो यहाँ पे, ठीक है। यही आपकी वैल्यूज है। अगर आप M10 और M15 कंक्रीट यूज करते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है, 2025 के लिए 4 है और 30 और अबव के लिए आपका 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आप यूज करते हो। यहाँ पे कंक्रीट आपको गिवन है M20, तो M20 के लिए आपको डायरेक्टली पता है, ऑप्शन ए प्लस थोड़ा लगाओगे तो आपको पता है कि वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 4 के अराउंड ही आएगी, ठीक है, 4 के अराउंड आनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। क्रीप, सर क्रीप इज ड्यू टू स्टैटिक और डायनेमिक लोड्स, दोनों से होता है। क्रीप आपका दोनों से जनरेट होता है, स्टैटिक लोडिंग से भी जनरेट होता है, डायनेमिक लोडिंग से भी जनरेट होता है, ठीक है। क्योंकि क्रीप का डेफिनेशन ही क्या है, क्रीप का डेफिनेशन क्या है आपका, अंडर द सस्टेन्ड लोडिंग, डिफॉर्मेशन अंडर द सस्टेन्ड लोडिंग, यानी जब आपने लोड आपने परमानेंट यूज कर रखा है वहां पे, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक लोड, वहां पे लोड मूव नहीं कर रहा। अगर सस्टेन्ड लोडिंग के अंदर आपका कोई डिफॉर्मेशन जनरेट हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रीप। लेकिन ऐसा नहीं है कि डायनेमिक एक्शन से क्रीप आपका जनरेट नहीं होगा, क्रीप आपका दोनों इफेक्ट से जनरेट हो सकता है, लेकिन हम लोग कंसीडर करते हैं किसके अंदर, सस्टेन्ड लोडिंग के अंदर हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो डायनेमिक एक्शन आप और आपका स्टैटिक एक्शन, दोनों एक्शन से आपका क्रीप जनरेट हो सकता है, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है कि आपका एक ही से आपका क्रीप जनरेट होगा, क्रीप आपका दोनों से जनरेट हो सकता है, ठीक है, दोनों एक्शन से। देन उसके बाद, ठीक है, उसके बाद देखिए आप, ये तो हो गया आपका टारगेट मीन स्ट्रेंथ, ये सारी वैल्यूज होगी स्टैंडर्ड डेविएशन की। ऑप्शन में आपकी वैल्यूज गिवन है, ऑप्शन में 2.01, 3.5, 4.25, 5, यानी 4 वैल्यू आपके ऑप्शन में कहीं पे भी गिवन नहीं है, ठीक है, 4 वैल्यू आपकी कहीं पे भी गिवन नहीं है। तो आपको ऑब्वियसली बात है फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला हमने पहले यूज करा था, FM इक्वल टू FCK प्लस 1.65 सिग्मा। लेकिन आपको इतना तो आइडिया है कि वैल्यू आपकी 4 के अराउंड होगी, तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे जो 4 वाला ऑप्शन है उसको आप क्लिक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। FM की वैल्यू आपकी है 27, FCK आपकी है 20, 1.65 सिग्मा, तो 1.65 सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा आपका 27, ठीक है, सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा 7/1.65, इसको आप लोग 700/165 भी कर सकते हो, ठीक है, मैंने पॉइंट हटा दिए। तो आपकी ये वैल्यू निकल के आ रही होगी 4 जाके 4.25 निकल के आएगी, आप लोग उसको मल्टीप्लाई कर ले, उसको कर लेना डिवाइड, 4.25 आपकी सिग्मा की वैल्यू निकल के आएगी, या स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 4.25, ठीक है। तो 4.25 आपकी इसकी वैल्यू निकल के आएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। वैसे अगर आपको ये वैल्यूज याद है तो ऑप्शन से आप लोग 4 टिक कर सकते हो वहां पे, ठीक है ना, 4 आप टिक कर सकते हो ऑप्शन से उस टाइम पे भी, ठीक है। लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकालनी है तो वहां पे आप ये ऐसे निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज दे रही है, ठीक है। तो फॉर्मूला एक ही है, क्वेश्चन आपके डिफरेंट डिफरेंट वहां से बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। देन उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 14th क्वेश्चन, ठीक है। 1 घंटा लग गया है पूरा सॉल्व करने में, मेरे को लग रहा था 20 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। 14th क्वेश्चन, ठीक है, 14th क्वेश्चन आपका है, 14th क्वेश्चन आपसे कह रहा कि ये कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल लोड आर नॉट अप्लाइड कॉमनली टू अ बिल्डिंग, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल लोड्स आर नॉट अप्लाइड कॉमनली टू अ बिल्डिंग, यानी मोस्ट कॉमनली बिल्डिंग्स में कौन सा लोड आपका अप्लाई नहीं होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसने ऑप्शन दे रखे हैं आपके, ए ऑप्शन यहाँ पे है, ए ऑप्शन गिवन है आपका डेड लोड, बी ऑप्शन गिवन है आपका रेन लोड, सी ऑप्शन गिवन है आपका यहाँ पे लाइव लोड, और डी ऑप्शन गिवन है यहाँ पे आपका इन्वायरमेंटल लोड, इन्वायरमेंटल लोड, ठीक है। तो इनमें से कौन सा लोड है जो हम लोग मोस्ट कॉमनली आपका किसी बिल्डिंग में अप्लाई नहीं होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है।
इसको आप एक तरीके से और समझ सकते हो कि कौन से लोड के लिए हम किसी स्ट्रक्चर को डिजाइन नहीं करते हैं, ये भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो WSM और LSM, जब भी आप WSM और LSM से डिजाइनिंग करते हो तो हमेशा देखना डेड लोड के लिए आप स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हो। अभी मैं कराऊंगा भी उसको, जब LSM पढ़ोगे तो देखना आप कॉम्बिनेशन जब आप पढ़ोगे डिफरेंट डिफरेंट कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन के लिए आप स्ट्रक्चर के लिए डिजाइन के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोगे, तो वहां पे भी आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। आप डेड लोड के लिए स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हो, लाइव लोड के लिए डिजाइन करते हो। इन्वायरमेंटल लोड क्या हो गए, इन्वायरमेंटल लोड जैसे हो गया आपका विंड लोड हो गया, ठीक है, विंड लोड हो गया आपका, और अर्थक्वेक लोड हो गया आपका, ठीक है, अर्थक्वेक लोड हो गया आपका। इनके लिए भी आप स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हो, ठीक है। लेकिन आप देखना कॉमनली, मोस्ट कॉमनली बोल रहा हूं, ठीक है, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट कॉमनली आप रेन लोड के लिए स्ट्रक्चर को डिजाइन नहीं करते हो, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमन लोड है जो आपका स्ट्रक्चर में अप्लाई नहीं हो रहा है वो आपका है रेन लोड, ठीक है। यानी रेन लोड ऐसा लोड है जो मोस्ट कॉमन लोड है जो कि आपका किसी स्ट्रक्चर में अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यानी रेन लोड के लिए आप स्ट्रक्चर को डिजाइन क्या करते हो, नहीं करते हो, मोस्ट कॉमन, ठीक है। लेकिन डेड लोड, लाइव लोड, इन्वायरमेंटल लोड के लिए आप लगभग लगभग हर स्ट्रक्चर को आप डिजाइन करते हो, ठीक है ना। ऑलवेज यू डिजाइन ए स्ट्रक्चर फॉर डेड लोड, लाइव लोड और इन्वायरमेंटल लोड। इन्वायरमेंटल लोड में भी अर्थक्वेक लोड और अब में भी विंड लोड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो मोस्ट कॉमन लोड नहीं है वो आपका है रेन लोड, ये ध्यान रखना, रेन लोड आपका मोस्ट कॉमन लोड है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो बच्चे हैं वो आपके इन्वायरमेंटल लोड आपका ऑप्शन में टिक करके आ जाते हैं, लेकिन वो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा वहां पे, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। देन उसके बाद फाइनल क्वेश्चन आपका 15th क्वेश्चन, ठीक है, जो 15वां क्वेश्चन है आपका आज का, और ये आपका फाइनल क्वेश्चन रहने वाला है। और ये 15th क्वेश्चन आपका क्या है देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये 15th क्वेश्चन आपका है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड्स ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट इज नॉट यूज्ड। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। दो क्वेश्चन, मतलब ये मान लो कि जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, ठीक है, उसी क्वेश्चन में हम उसी क्वेश्चन के बेस पे ये क्वेश्चन पूछ दिया मैंने, ठीक है। तो इजी सा क्वेश्चन है ये, देखिए पहला क्वेश्चन जो था आपका, ये बोल रहा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड्स ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट इज नॉट यूज्ड, यानी किस ग्रेड के लिए आपका ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट आप यूज नहीं करोगे, ये पूछ रहा आपसे, ठीक है। तो ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट आप किस ग्रेड के लिए यूज नहीं करते हो, ठीक है। देखो M10 से लेकर M20 तक ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट है, यानी आप M20 से ऊपर के लिए आप ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट यूज नहीं करते हो। तो जो भी आपका यहाँ पे ऑप्शन M20 से ऊपर है उसको आप यहाँ पे क्लिक करिए, वही आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन देखिए 10, 40, 20 और 15 होगा एक, ठीक है। तो अब सी बात है 40 आपका क्या है, इसका राइट आंसर है, 40 इज द राइट आंसर, जो कि आपका ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट के अंदर नहीं, ये आपका स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट के अंदर आता है। देखिए M25 से M60 है, तो M40 आपका किसके अंदर आता है, स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट के अंदर, ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट के अंदर नहीं आता। तो क्वेश्चन आपसे डिफरेंट डिफरेंट वे में पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, ठीक है। आपको तैयार हर वे में रहना है कि एग्जाम में क्वेश्चन आपका किसी वे में भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपका किसी वे में भी पूछ सकता है, आपको तैयार हर कंडीशन के लिए रहना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, ठीक है, M40 जो कि आपका बी, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, यस ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, इज द राइट आंसर। M40 comes under standard grade, ठीक है। M40 comes under the standard grade of the concreting, ठीक है। तो ये हो गया आपका 15 क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, आप इजिली इन क्वेश्चन को बना चुके होंगे, ठीक है। मोस्ट कॉमन जिन्होंने क्लास में ध्यान दिया होगा, मोस्ट कॉमन बच्चों के मार्क्स 10 से ऊपर इसमें आ रहे होंगे। टाइम फैक्टर एक इश्यू रह सकता है, ठीक है, क्योंकि एक दो न्यूमेरिकल्स थे इसमें, तो थोड़ा सा समझने के लिए उसमें थोड़ा टाइम लग गया हो, अगर 1-2 मिनट, तो टाइम फैक्टर थोड़ा सा मे भी, वैसे तो 15 मिनट बहुत ही ज्यादा है, 5 मिनट के क्वेश्चन थे सारे, 5 से 7 मिनट के क्वेश्चन थे सारे, ठीक है। 7-8 मिनट में सारे क्वेश्चन आपके बन जाने चाहिए थे अगर आपने क्लास में ध्यान से चीजें देखी हैं। तो बहुत ही सिंपल सा एक पेपर मैंने बना के दिया था, ठीक है। लेकिन आने वाले टाइम पे इतने सिंपल पेपर आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि WSM से क्वेश्चन सिंपल आते हैं, तो मैंने क्वेश्चन सिंपल पेपर बना के दिया। आने वाले टाइम पे LSM से देखना आप लोग क्वेश्चन जो आएंगे वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो वहां पे एकदम तैयार रहना, और जो चीजें आप पढ़ोगे वहां पे उनको एकदम प्रॉपर वे में आप लोग पढ़ते रहना, और पीछे का रिविजन छोड़ना मत। जो पहली यूनिट है और जो सेकेंड यूनिट आपकी कंप्लीट हुई है, ठीक है, उनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। तो WSM आपने पढ़ लिया है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके जो डिजाइनिंग के बीम के हैं वो आपके लगभग लगभग आपने पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब आपको वही कॉन्सेप्ट आपको LSM में अप्लाई करनी है, ठीक है। LSM में आपको वही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है, नई चीज आप LSM में कुछ भी नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो LSM में आपको कुछ भी चीज नहीं पढ़नी, आपको सारे कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट जो आप अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हो
वही कॉन्सेप्ट आप एलएसएम में अप्लाई करोगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। सर व्हाई नॉट वी यूज फैक्टर्ड लोड इन डब्ल्यूएसएम, ठीक है। तो जो डब्ल्यूएसएम है वहां पे फैक्टर्ड लोड, डब्ल्यूएसएम का जो पहले वाला लेक्चर था, ठीक है, उसमें मैंने जब आपको वर्किंग पढ़ाई थी तो मैंने आपको क्या बोला था, डब्ल्यूएसएम आपका सिर्फ और सिर्फ वर्किंग लोड में काम करता है, ठीक है। लेकिन आपका जो एलएसएम है वो आपका फैक्टर्ड लोड में काम करता है, यानी वर्किंग लोड इंटू 1.5। ये मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था। क्यों नहीं लेते हैं, लेने का रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही है, सेफ्टी रीजन, ठीक है। वो लोग मानते हैं कि जितना आपका स्ट्रक्चर हम लोग सेफ बना पाए उतना हम लोग स्ट्रक्चर को सेफ करेंगे, भले ही हमारा मटेरियल कितना भी यूज हो जाए, ठीक है। बाकी कोई और रीजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका सेफ्टी कंसर्न की वजह से वो लोग क्या करते हैं, वर्किंग लोड को यूज करते हैं, ठीक है। फैक्टर लोड का यूज नहीं करते हैं डब्ल्यूएसएम में, ठीक है। तो जो डब्ल्यूएसएम की डिजाइनिंग थी वो आपकी वर्किंग लोड के बेस पे होती है, वहीं आपका जो एलएसएम में डिजाइनिंग होती है वो होती है आपकी फैक्टर्ड लोड के बेस में, जो कि आपकी वर्किंग लोड इंटू 1.5 से निकलती है, जो कि आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो ड्यू टू द सेफ्टी कंसर्न ओनली, ठीक है, फैक्टर्ड लोड आपका कंसीडर हम लोग नहीं करते हैं डब्ल्यूएसएम में, ठीक है। वहां पे स्ट्रक्चर हम इतना सेफ बना के चलते हैं कि समझ लो, मैंने बताया था ना आपको, खुद देवता आगे स्ट्रक्चर को गिराने के लिए वो भी नहीं गिरा पाएंगे, ठीक है ना। तो इतना हम लोग स्ट्रक्चर हम लोग सेफ बना के चलते हैं इसमें डब्ल्यूएसएम में, ठीक है। देन उसके बाद देखिए अगली चीजें हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, ठीक है, आप आज से आपका एलएसएम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। जो कल से क्लासेस आपकी होंगी वो क्लासेस हम आपको बता देंगे कि कौन सी क्लासेस कल से किस टाइम पे होंगी और क्या क्या वहां पे शेड्यूल रहेगा, ठीक है। या क्लासेस आपकी ऑफ रहेंगी, क्या रहेंगी, आपको सारी चीजें क्या होंगी अपनी जो आपका इंजीनियर सक्सेस का ऐप है वहां पे आप लोग चेक करते रहना, तो आपको ये चीजें बता दी जाएंगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन लग गया है, कंडीशन देहरादून की काफी खराब है, तो अब क्या स्थिति रहने वाली है, क्या चीजें मैनेज करके हमें चलनी आगे, वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। अभी मैं नहीं बोल रहा कि आपकी क्लास कल से ऑफ है या कल से आपकी क्लास चलेगी, जो भी चीजें आगे जो आपकी फर्दर यहाँ पे हम लोग की डेवलपमेंट होगी वो हम लोग आपको ऐप के थ्रू आपको बता देंगे कि कल क्लास का क्या रहने वाला है, या जब तक लॉकडाउन रहता है क्लास का क्या सीन रहने वाला है, ठीक है। लेकिन भले कुछ भी सीन हो, पढ़ाई आपको नहीं छोड़नी है, ध्यान ये रखना, पढ़ाई आपको छोड़नी नहीं है, प्रॉपर तरीके से पढ़ो, ठीक है। जितना पढ़ाया गया है उतना कम से कम उतना पढ़ लो, हमें जहां पे भी टाइम मिलेगा, जितने भी टाइम पे हमें क्लास लेने का हमें मौका मिलेगा, हम लोग प्रॉपर तरीके से क्लास लेंगे, ठीक है। वहां पे हम बिना टाइम वेस्ट करे हम आपकी क्लास लेंगे जहां पे भी हमको मौका मिलेगा, तो सिलेबस आपका हम लोग करेंगे, ठीक है। बस ये है कि जिंदगी भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर लाइफ है आपकी तो क्लासें भी चलती रहेंगी, ठीक है। सब चीजें आपकी लाइफ में प्रॉपर होती रहेंगी अगर आपकी जिंदगी बची है तो हेल्थ का इश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान रखना, अननेसेसरी घर से बाहर मत निकलना, सैनिटाइज प्रॉपर करना, ठीक है। क्योंकि आपको पता है 2 स्ट्रेन मार्केट में घूम रहे हैं, ठीक है। एक स्ट्रेन आपको पता है कौन सा स्ट्रेन है, जिसमें नॉर्मल है, माइल्ड है, सबको हो रहा, ठीक हो जा रहा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यंगस्टर्स को तो उतनी भी प्रॉब्लम नहीं है उस स्ट्रेन में। लेकिन एक जो स्ट्रेन आपका है, वो जो सेकंड स्ट्रेन जो म्यूटेंट आपका घूम रहा है वो आपका है, जिसमें जो ज्यादा रेप्लिकेट होता है, मतलब वो बहुत ज्यादा सीवियर है, ठीक है ना। वो ज्यादा सीधे जाते ही लंग्स में अटैक कर रहा है, और आपकी जो सांस लेने में प्रॉब्लम है, ठीक है, ये चीजें आपका इनिशियली 2-3 दिनों में ही आपको ये सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे। तो ध्यान ये रखना कि आपकी हेल्थ सही रहे, ठीक है। घर से बाहर बिल्कुल ही मत निकलो, ठीक है। हो सके जितना हो सके, सब्जी अब्जी लेके आते हो मार्केट से तो 1 हफ्ते की 1.5 हफ्ते की सब्जी अपनी पहले लेके रख लो रूम पे, ठीक है, 3-4 दिन की। और प्रॉपर सब्जी को भी सैनिटाइज आप कर लो, ठीक है ना। सब्जी को सैनिटाइज तो क्या ही करोगे, धो लो उसको प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और साथ में अपनी सेफ्टी प्रॉपर तरीके से रखो, ठीक है। कभी भी मार्केट जाते हो घर में आने के बाद अपने कपड़े वपड़े चेंज कर लो, ठीक है। और थर्ड म्यूटेंट भी मिला है, अरे म्यूटेंट तो बहुत मिल गए हैं यार, बट ओनली इन बंगाल। म्यूटेंट आते रहेंगे, अभी आने वाले टाइम पे बहुत सी चीजें प्रॉब्लम होती रहेंगी। तो जो वैक्सीन है, हो सके तो वैक्सीन लगवा लेना आप लोग, जैसे अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है 28 से, ठीक है। तो 28 से जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं आप लोग कर लेना, कोविन ऐप में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं, उस ऐप में आप लोग रजिस्टर करके वैक्सीन लगा सको तो लगा लेना, ठीक है। अगर आपकी एज 18 से ऊपर है, 18 से नीचे वाले हो तो मत लगाना, ठीक है ना। तो वैक्सीन जरूरी है, ताकि ये है कि उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन की जो आपकी समस्या आएगी वो 0% है, मतलब प्रोबेबिलिटी 0 है हॉस्पिटलाइजेशन की। तो वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी वैक्सीन आप लोग लगा लेना, साथ में अपनी सेफ्टी तो बहुत ही जरूरी है, डबल मास्क यूज करो, ठीक है। और ध्यान रखना, प्रॉब्लम आएंगी, घर से दूर हो, सब लोग पता है, कुछ लोग देहरादून के हैं जिनका घर यहीं पे है, वो तो ठीक है, घर में अपना केयर कर रहे होंगे, या कुछ दिक्कत आ भी गई कभी, किसी भगवान ना करे
तो उसके घर वाले ध्यान रख लेंगे, ठीक है। लेकिन जो बच्चे बाहर से आ रखे हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी घर नहीं गए हैं, ठीक है, वो अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की वजह से जो यहाँ पे रुके हुए हैं, वो अपना ध्यान खुद रखें, ठीक है। और उनको ज्यादा सेफ्टी रखने की जरूरत है, ठीक है ना, क्योंकि एक बार अगर बीमारी आ गई ना, तो समझ लो एनर्जी लेवल आपका ऐसा चले जाएगा कि आप खाना बनाने के लायक नहीं रहोगे। और होटल्स आपको पता ही है सारे बंद हैं, प्रॉब्लम आ रही, ठीक है। तो दिक्कत, दवाई की दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, तो ध्यान ये रखना कि जितना हो सके उतना खुद को सेफ रखो, ठीक है। और घर में अपना पढ़ते रहो, ऑनलाइन चीजें चल रही हैं, ठीक है, जब तक चलेंगी ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद जब खुलेंगी दोबारा हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, या आपकी चलती रहेंगी, वो हम लोग बता देंगे आपको। बिल्कुल अपना भी ध्यान रखना, या बिल्कुल बिल्कुल हम लोग ध्यान रख रहे हैं यार। देखो आपके लिए क्लास लेने आ रखे हैं यहाँ पे, लेकिन प्रॉपर सेफ्टी के साथ हम लोग यहाँ पे आ रखे हैं। डबल मास्क हमने यूज कर रखा था, ठीक है, आते ही हमने सैनिटाइज खुद किया, ठीक है। तो आपकी सेफ्टी के हिसाब से ही हमने आपकी क्लासेस भी ऑफ करी है, गवर्नमेंट ने भी आपकी सेफ्टी के हिसाब से क्लासेस ऑफ करी है, ठीक है। तो जिंदगी है तो सब है यार, जान है तो जहान है, आपने सुना होगा, ठीक है ना। बिल्कुल 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 हम अपना ख्याल रख रहे हैं, गौरव रतुरी जी, आप लोग भी रखिए अपना ख्याल, ठीक है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत एलएसएम के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि लिमिट स्टेट मेथड क्या है, उसका बेसिक्स हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। जितना हमें जहां पे टाइम लग रहा उतना टाइम निकाल के हम लोग, जो भी हमें टाइम मिल रहा उस टाइम में हम लोग जितना हो सके यूटिलाइज कर लेते हैं। ये नहीं कि आज 1 घंटे कर लिया, ठीक है यार, एलएसएम हम लोग आगे पढ़ लेंगे। यहीं पे हम लोग पढ़ते हैं, जितना हो सके जहां पे हमें टाइम मिला उतने पे हम लोग अपनी क्लास कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो अगली यूनिट स्टार्ट होने वाली है एलएसएम, डब्ल्यूएसएम में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो कहीं पे भी ग्रुप में कहीं पे भी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। शायद व्हाट्सएप वाले ग्रुप में तो मैं आपके ऐड नहीं हूं, तो हो सके तो जो आपका ये वाला वाला ग्रुप है, कौन सा वाला, इंजीनियर सक्सेस का जो ऐप वाला ग्रुप है, वहां पे आप लोग क्वेश्चन पूछने की कोशिश करना, वहां पे मैं आंसर आपको देने का ट्राई करूंगा, ठीक है। बाकी आपका डब्ल्यूएसएम और इंट्रोडक्शन कंप्लीट। अगला आपकी यूनिट है लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड, लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। जब हमने डब्ल्यूएसएम के बारे में पढ़ा था, डब्ल्यूएसएम के बारे में जब हमने स्टडी करी थी, तो उस टाइम पे हमने लिमिट स्टेट का भी वहां पे डिस्कस किया था कि कौन सा स्ट्रेस हम लोग कहां पे लेते हैं, कि इलास्टिक रीजन कहां पे आप कंसिडर करते हो, कहां पे आप प्लास्टिक रीजन कंसिडर करते हो, ठीक है। लेकिन मैंने बताया था आपको कि मैं ये चीज डिटेल में, स्टील जो स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट, ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर में आप कैसे पहुंचे, गाड़ी से यार, अपनी गाड़ी से आया हूं मैं, स्कूटी। चैट टर्न ऑफ कर दिया है वहां, ओके, मैं ट्राई करूंगा कि उसमें खुल जाए, ठीक है ना, बात करूंगा। बाकी एक ग्रुप तो है जिसमें मैं ऐड हूं, मैं बता देता हूं आपको कौन सा ग्रुप है। अगर आप लोग उस ग्रुप में हो तो टेलीग्राम में ग्रुप बना दो, वहां इंपॉर्टेंट भेज देना आप। नहीं नहीं, व्हाट्सएप में भी एक ग्रुप है जिसमें मैं ऐड हूं यहाँ पे, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कौन सा ग्रुप है। इंजीनियर से सक्सेस वाला ग्रुप है, ठीक है। इसमें फैकल्टी है, अच्छा ये फैकल्टी का ग्रुप है क्या, बच्चे नहीं है इसमें, शायद बच्चे हैं इसमें। एक ये आर्मी वाला कौन है यार, लास्ट 14 नंबर है, कुछ बच्चे हैं इसमें ऐड। इंजीनियर सक्सेस वाला एक ग्रुप है, ठीक है, उसमें मैं ऐड हूं, क्रिएटेड बाय 821, जिनका 821 लास्ट नंबर है, सर का होगा शायद, ठीक है, निशान सर का है या आशुतोष सर का नंबर होगा, उन्होंने क्रिएट कर रखा है इसको। इस वाले ग्रुप में तो मैं हूं। अगर आप लोग यहाँ पे इस ग्रुप में ऐड हो तो आप लोग प्लीज इस ग्रुप में ऐड हो जाना, ठीक है। अदरवाइज टेलीग्राम में अगर कुछ दिक्कत आई, कुछ टेलीग्राम में करना होगा या कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे। अभी सारी चीजें आपको हम लोग बता देंगे, क्या चीजें होने वाली है, ठीक है, किस हिसाब से चीजें चलेंगी वो आप बता देंगे, क्लास ऑफ जो भी चीजें हैं सब बता देंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं पहले हम लोग क्लास, ठीक है। तो लिमिट स्टेट मेथड में मैं बता रहा था आपको कि हम लोग इसको स्टील में बहुत प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे, वहीं पे मैं थ्योरी भी कराऊंगा इसकी, ठीक है। तो जो इसका डिस्कशन थ्योरी वाला पार्ट है कि यहाँ पे स्ट्रेसेस कौन से लेते हैं हम लोग, ठीक है, और क्या क्या चीजें यहाँ पे एनालिसिस में हम लोगों ने कंसीडर करी है, क्या हमने इसके एडवांटेज है, क्या इसके डिसएडवांटेज है, वो हम लोग प्रॉपर तरीके से स्टील में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि वहां पे चीजें रिलेट होती हैं, यहाँ पे आपका इतना रिलेटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको नहीं लूंगा। डायरेक्ट मैं लिमिट स्टेट स्टार्ट कर रहा हूँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेशन से, कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप लिमिट स्टेट में कैसे कैलकुलेट करते हो, ठीक है। लेकिन एक बेसिक अगर मैं आइडिया बता दूं आपको, तो बेसिक आइडिया क्या है आपका, डब्ल्यूएसएम में जो आपने डिजाइनिंग करी थी वो आपने सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक रीजन के बेस पे ही डिजाइनिंग करी थी, ठीक है।
तो WSM में आपकी डिजाइनिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी इलास्टिक रीजन के बेस पे ही करी थी आपने, वहां पे आपने इलास्टिक रीजन कंसीडर किया और आपने डिजाइनिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन LSM में आप इलास्टिक रीजन के साथ साथ प्लास्टिक वाला रीजन है, जो प्लास्टिक वाला रीजन है उसको भी आप लोग कंसीडर करके चल रहे थे इसमें LSM में, ठीक है। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ये है आपका प्लास्टिक रीजन, ठीक है, माइल्ड स्टील के लिए कर्व है, और ये आपका इलास्टिक रीजन। तो WSM में आपकी डिजाइनिंग सिर्फ और सिर्फ यहां पे चल रही थी, ठीक है। ये आपका स्ट्रेन एट फेलियर था, ये आपका स्ट्रेन एट फेलियर था। और जब आप LSM में डिजाइनिंग करते हो तो LSM में आप ये प्लास्टिक वाला रीजन, जो ये प्लास्टिक वाला रीजन मैंने यहाँ पे बना रखा है, इस रीजन को भी आप लोग कंसीडर करते हो, ठीक है। इसीलिए LSM में आप ज्यादा स्ट्रेसेस के लिए डिजाइन करते हो एज कंपेयर टू द WSM, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जस्ट बेसिक, ठीक है। अगर आपको ये चीजें समझ में आई अभी नहीं आई कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। स्टील में इसकी जरूरत पड़ने वाली है तो स्टील में हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। और मैंने जिस दिन WSM स्टार्ट हुई थी उस दिन भी मैंने इसको बहुत ही डिटेल में वहां पे पढ़ाया था, ठीक है। तभी मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ फालतू। हम लोग सीधे सीधे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेशन पे जा रहे हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे लिमिट स्टेट, वो चीजें क्या होती हैं, सभी सर्विसिबिलिटी कंडीशन क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसके बाद थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो पहला हम लोग देख लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेशन, ठीक है। तो पहला है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेशन। लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेशन करने से पहले एक चीज मैं बता दूं, जो क्वेश्चन अभी वहां पे अराइज भी हुआ था कि जो WSM है वो आपका सिर्फ वर्किंग लोड के बेस पे डिजाइनिंग होती है वहां पे, लेकिन LSM में आपकी डिजाइनिंग, ध्यान रखना, LSM में जो डिजाइनिंग होती है आपकी, ठीक है, LSM में डिजाइनिंग होती है आपकी, ये डिजाइनिंग होती है फैक्टर्ड लोड के बेस पे, ठीक है। जो डिजाइनिंग आप यहां पे करते हो वो करते हो आप फैक्टर्ड लोड के बेस पे, फैक्टर्ड लोड, यानी जो आपका वर्किंग लोड कैलकुलेट होकर आ रखा है, जैसे वर्किंग लोड या वर्किंग स्ट्रेस आपका WSM में क्या कैलकुलेट होकर आ रखा था, सिग्मा CBC कैलकुलेट होकर आया था वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है। उस वर्किंग स्ट्रेस को आप 1.5 से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका फैक्टर्ड लोड में, ठीक है। तो फैक्टर्ड लोड इक्वल टू होता है आपका 1.5 इंटू वर्किंग लोड, वर्किंग लोड, ठीक है। अभी मैंने लोड यहां पे लिख दिया है, तो लोड यानी ये आपका एप्लीकेबल हर केस में होगा। आप यहाँ पे फैक्टर्ड स्ट्रेस इक्वल टू 1.5 इंटू वर्किंग स्ट्रेस लिख सकते हो। आप यहाँ पे फैक्टर्ड मोमेंट इक्वल टू 1.5 इंटू वर्किंग मोमेंट लिख सकते हो। तो यानी LSM में जो भी आपकी डिजाइनिंग होगी, LSM में जो भी आपकी डिजाइनिंग होगी वो आपकी फैक्टर्ड लोड के बेस पे होगी, ठीक है। फैक्टर्ड लोड के बेस पे आपकी डिजाइनिंग होगी, और ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये ध्यान रखना, ठीक है। ये मैं लगा दे रहा हूं स्टार, एग्जाम में पूछा भी गया है। और जब आप डिजाइनिंग करोगे LSM में तो कभी भूलना मत कि हमेशा आप डिजाइनिंग वहां पे फैक्टर्ड के बेस पे ही करोगे, वर्किंग के बेस पे आप डिजाइनिंग बिल्कुल भी नहीं करोगे LSM के केस में, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। देन उसके बाद आपका अगला है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेशन, ठीक है। अगला यहाँ पे आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेशन, जो कि हम लोग अगले वाले पेज में कर लेते हैं क्योंकि हमें स्पेस चाहिए वहां पे, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेशन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो आपको पता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती क्या है। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी की मैं बात करूं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको पता ही है, फेलियर स्ट्रेंथ अपॉन वर्किंग स्ट्रेंथ आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है, ठीक है। यानी जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आप बोल सकते हो, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन डिजाइन स्ट्रेस वैल्यू, डिजाइन स्ट्रेस अपॉन ऑल ऑब्लिक, आप ये भी कर सकते हो वर्किंग स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस, ये होती है आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप कैलकुलेट ऐसे ही करते हो, ये हमने LSM में भी कैलकुलेट किया था। तो प्रोसीजर डिफरेंट नहीं है, ठीक है, प्रोसीजर सेम है, वैल्यूज में भी डिफरेंट, प्रोसीजर इज ऑलवेज सेम इन WSM एंड LSM, ठीक है ना। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप निकालते हो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन डिजाइन स्ट्रेस वैल्यू, ठीक है। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमने जो वहां पे प्रोसीजर किया था वही यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं कॉन्क्रीट की, ठीक है। कॉन्क्रीट की फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें कैसे निकालनी है ये हम बात करते हैं सबसे पहले कॉन्क्रीट की। अब देना यहाँ पे ध्यान, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके चलने वाले हैं, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट आपके पूरी यूनिट में काम आएंगे, बस आप लोग एकदम प्रॉपर तरीके से फोकस करना क्लास में अब, ठीक है। तो देखिए आप
जब कंक्रीट के लिए एलएसएम में आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला तो आपका सेम ही रहने वाला है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन डिजाइन स्ट्रेस वैल्यू, ठीक है। लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने के लिए अब देखिए, जब आप डब्ल्यूएसएम में कैलकुलेट कर रहे थे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप निकालने के लिए आपने क्या करा था, आपने वहां पे लिखा था कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कंक्रीट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, डब्ल्यूएसएम में रिलेट करते हुए चलूंगा चीजें, तो आपको ज्यादा समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। हम लोग क्या करने जा रहे हैं आगे, ये ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। जब डब्ल्यूएसएम में आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल रहे थे तो कंक्रीट के लिए आपने एफसी के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आपकी थी वहां पे, और जो वर्किंग स्ट्रेस या डिजाइन स्ट्रेस आपने वहां पे लिया था वो लिया था सिग्मा सीबीसी, यानी परमिसिबल बेंडिंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इन कॉम्प्रेशन, ये आपने लिया था, जो कि आपको पता ही है, अब तो पूरी यूनिटी कंप्लीट होगी, एफसी के बाई 3 से निकलती है, ठीक है। तो यानी जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का रेशियो था आपका एफसी के अपॉन सिग्मा सीबीसी से आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल के आई थी, ठीक है, डब्ल्यूएसएम में। हमें यहाँ पे जब एलएसएम में फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालनी है तो एफसीके तो चेंज नहीं होना, जो एफसीके है आपका एक्चुअल एफसीके वो तो यही रहेगा एफसीके, लेकिन जो चेंज होगा यहाँ पे वो होगा आपका परमिसिबल स्ट्रेसेस सिग्मा सीबीसी, ठीक है। सिग्मा सीबीसी आपका यहाँ पे चेंज रहने वाला है, ठीक है। तो सिग्मा सीबीसी जो आपका यहाँ पे, यानी जो वर्किंग स्ट्रेस हम लोग यहाँ पे निकालेंगे किस केस में, एलएसएम के केस में, वो हम कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। ये हम यहाँ पे चेक करते हैं कि वर्किंग स्ट्रेस हमें कैसे निकालना है, ठीक है। अभी हमारे पास वर्किंग स्ट्रेस यहाँ पे पता नहीं है, एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एफसीके ही पता है हमें सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो देखिए आपको पता है सबसे पहले जो एफसीके होती है, ठीक है, बस ध्यान से देखना आप लोग, एफसीके होती है, ये होती है आपकी जब आप क्या करते हो 150 mm के क्यूब को, ठीक है, 28 डेज में, ठीक है ना, आप क्या करते हो 150 mm क्यूब, ठीक है, 28 डेज में आप जब इसको टेस्ट करते हो, ठीक है, इन कहां पे, लेबोरेटरी में, ठीक है। तो जो एफसीके स्ट्रेंथ आपकी होती है, एफसीके स्ट्रेंथ होती है आपकी, क्या होती है एफसीके स्ट्रेंथ आपकी, 150 mm के क्यूब को जब आप 28 डेज में, ठीक है ना, लेबोरेटरी में टेस्ट करते हो, तो जो स्ट्रेंथ आपकी, जो स्ट्रेंथ निकल के आती है उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, और ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आपकी होती है एफसीके, ये आपको पता है, ठीक है। लेकिन एलएसएम जो आपकी है, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जो एलएसएम है आपकी, एलएसएम हमेशा आपकी रेशनल मेथड है, ठीक है, एलएसएम आपकी रेशनल मेथड है, तो एक चीज ध्यान रखना, एलएसएम आपकी रेशनल मेथड है, ठीक है। रेशनल मेथड क्या होगा यहाँ पे, रेशनल मेथड का मतलब क्या है, रेशनल मेथड का मतलब है हमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट आपके कोड ने क्या कर रखे हैं, आपके कोड ने कैलकुलेट करके आपको दे रखे हैं, ठीक है। रेशनल मेथड होने का मतलब है, यानी यहाँ पे बहुत सी चीजें आपकी इंपेरिकल चलेंगी, ठीक है, डायरेक्टली कोड से हम लोग चीजें लेके यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। उन्होंने वेरियस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, जैसे डब्ल्यूएसएम हमने पढ़ा, डब्ल्यूएसएम में हमने जब पढ़ा तो हमने देखा कि बहुत सी चीजें हमने खुद ही कैलकुलेट करी, कोड की जरूरत वहां पे बहुत जगह नहीं पड़ी, ठीक है, इक्के दुक्के का छोड़ के वहां पे कोड की जरूरत कहीं पे नहीं पड़ी, सारी चीजें हम लोग पहले कैलकुलेट करें, कॉन्सेप्ट समझे, फिर कैलकुलेट करने के बाद हमने चीजें निकाली थी। लेकिन एलएसएम के केस में ऐसा नहीं रहने वाला है, एलएसएम के केस में कॉन्सेप्ट आपने कोड ने डिराइव करके आपको दे रखे हैं, बस आपको उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल मेथड। तो बहुत सी चीजें जब आप एलएसएम पढ़ोगे तो डायरेक्टली कोड से मैं लिखूंगा, मैं वहां पे मेंशन कर दूंगा कि आईएस कोड 456/2000 से मैंने ये ले रखा है, ठीक है, तो वो उनकी टेस्टिंग के बेस पे है रिजल्ट, तो हम लोग बता नहीं पाएंगे तो वो चीजें आई कहां से है, कैसे आई, ये चीजें ध्यान रखना कि यहाँ पे ये मेथड रेशनल मेथड होने की वजह से सारी चीजें यहाँ पे इंपेरिकल रहने वाली है, बहुत सी चीजें, सारी चीजें नहीं, बहुत सी चीजें, ठीक है। देन उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना जो पढ़ लेते अभी। सबसे पहले आपको पता है एफसीके आपकी स्ट्रेंथ है, जो कि आपके 150 mm के क्यूब को 28 डेज में जब आप टेस्ट करते हो लेबोरेटरी में, तो आपकी ये स्ट्रेंथ निकल के आती है एफसीके, ठीक है। देन उसके बाद देखिए जब आप लेबोरेटरी में टेस्ट करते हो तो साइज ऑफ द क्यूब कितना है, 150 mm, ठीक है। जब आप लेबोरेटरी में टेस्ट करते हो तो साइज ऑफ द क्यूब कितना है, 150 mm। लेकिन जब आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में करोगे, जब फील्ड में आप कंस्ट्रक्शन करोगे, तो फील्ड में कंस्ट्रक्शन करते टाइम पे आपको इतना तो पता है ना कि फील्ड में आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो आपको 150 mm का क्यूब तो बनाना नहीं है, ठीक है ना। यानी जो भी फील्ड में आप कंस्ट्रक्शन करोगे उसका साइज बहुत बड़ा रहने वाला है जो आपने टेस्ट कर रखा है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। यानी कहना क्या चाह रहा हूं मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आपने टेस्ट तो किया 150 mm की क्यूब में, ठीक है, आपने टेस्ट किया 150 mm के क्यूब में, लेकिन जो स्ट्रक्चर आप बनाने वाले हो फील्ड में वो क्या 150 mm का बनाने वाले हो आप, बिल्कुल नहीं।
स्ट्रक्चर जो आप फील्ड में बनाओगे वो हमेशा लार्ज स्ट्रक्चर बनेगा, 150 mm से कई गुना गुना ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो एलएसएम ये मानता है कि जो आपने टेस्टिंग कर रखी है लेबोरेटरी में, आपने सारी कंडीशंस आइडियल लेके चले वहां पे, आपने वाटर में सारी चीजें आपने ऐड करी, कंक्रीट में क्वालिटी कंट्रोल प्रॉपर तरीके से आपने किया, ठीक है, उससे आपकी स्ट्रेंथ एफसीके आई है, ठीक है। लेकिन आपको काम कहां पे करना है, फील्ड में। लेकिन जब आप फील्ड में काम करोगे तो ऑब्वियसली बात है, साइज का एक फैक्टर रहने वाला है कि जो साइज आपने लेबोरेटरी में यूज किया है वो साइज आपका फील्ड में डिफरेंट रहने वाला है। तो जो स्ट्रेंथ आपकी फील्ड में आएगी वो भी मे भी डिफरेंट हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मतलब डन डिफरेंट आएगी, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब साइट में आप काम करोगे तो जो स्ट्रेंथ आपकी आएगी वो आपकी स्ट्रेंथ डिफरेंट हो सकती है एज कंपेयर टू द लेबोरेटरी ड्यू टू द साइज फैक्टर। यानी जो साइज का डिफरेंस है आपके लेबोरेटरी और फील्ड में, उसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ में रिडक्शन आ सकता है, यानी आपकी जो फील्ड में आप स्ट्रेंथ निकाल रहे हो उसमें कुछ ना कुछ कमी आ सकती है, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने क्या करा, जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इन्होंने डिजाइनिंग में एफसीके न लेके इन्होंने करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ लेके चले 0.67 एफसीके, 0.67 एफसीके, ठीक है। यानी इन्होंने 0.33 टाइम्स एफसीके को घटा दिया, एफसीके माइनस 0.33% इसकी स्ट्रेंथ को उन्होंने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। किस वजह से, सिर्फ और सिर्फ साइज के फैक्टर की वजह से, साइज फैक्टर की वजह से कि लेबोरेटरी में आपने क्यूब जो यूज किया 150 mm का क्यूब यूज किया, लेकिन आप जब साइट में आप काम करोगे तो वहां पे आप स्ट्रक्चर बनाओगे वो आपका 150 mm क्यूब से ज्यादा बड़ा होगा, तो इस वजह से आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम आ सकती है। और इन्होंने रिडक्शन कर दिया इस स्ट्रेंथ को 33%, यानी 0.67 एफसीके अब इन्होंने यहाँ पे स्ट्रेंथ लेके चल रहे हैं डिजाइनिंग में। यानी डब्ल्यूएसएम में आप जो स्ट्रेंथ लेके चल रहे थे वो क्या लेके चल रहे थे डिजाइनिंग में, एफसीके, लेकिन यहां पे जो स्ट्रेंथ इन्होंने ले रखी है वो ले रखी है 0.67 एफसीके, जो कि लिया आपका ड्यू टू साइज फैक्टर, ड्यू टू साइज फैक्टर, ड्यू टू साइज फैक्टर, ड्यू टू साइज फैक्टर, ठीक है। यानी आप बोल सकते हो साइज डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी एंड फील्ड, ठीक है। उसके बाद ये तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ थी, जो 0.67 एफसीके स्ट्रेंथ इन्होंने ली, इन्होंने इसको बोला कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। यानी एक्चुअल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है क्या, एक्चुअल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है आपकी एफसीके, ठीक है। लेकिन इन्होंने साइज की वजह से रिड्यूस करके इसको 0.67 एफसीके कर दिया, और अब जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो आप यूज करोगे डिजाइनिंग में कहां पे, एलएसएम में, वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी रह गई 0.67 एफसीके, जो कि कहलाएगी आपकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन 28 डेज। यानी 28 डेज में जब जो स्ट्रेंथ आपको मिली है वो आपको मिली है एफसीके का 0.67 टाइम्स ओनली, ठीक है। देन ये तो हो गई आपकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। लेकिन आपको इतना पता है कि हम लोग जो डिजाइनिंग करते हैं वो हम लोग डिजाइनिंग करते हैं परमिसिबल्स के बेस पे, ठीक है। हम लोग अब मान रहे हैं कि फेलियर आपका एफसीके में नहीं होगा, फेलियर आपका 0.67 एफसीके में हो जाएगा, ठीक है। फेलियर स्ट्रेंथ अब आपकी क्या है, 0.67 एफसीके, यानी आपका जो कंक्रीट का क्यूब है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपका 0.67 एफसीके ही ले पा रहा है, ठीक है। लेकिन डिजाइनिंग जब आप करोगे तो क्या डिजाइनिंग आप 0.67 एफसीके के बेस पे कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। यानी फेलियर लोड के बेस पे कैसे डिजाइन कर दोगे, आपने यहाँ पे फेलियर लोड के बेस पे डिजाइन किया था डब्ल्यूएसएम में, देखो एक बार, जब आपने डब्ल्यूएसएम डिजाइन कर रखी है तो डब्ल्यूएसएम में ऑब्वियसली बात है जो फेलियर लोड है उसमें आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करके देन उसके बाद आपने डिजाइन किया ना, परमिसिबल लगा के उसमें, उसके बाद आपने डिजाइन किया, ठीक है। वही चीज हमें यहाँ पे भी करनी है। फेलियर के बेस पे हम लोग डिजाइन नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे, ठीक है। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग लेंगे कितने की, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग लेंगे यहाँ पे 1.5 की, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 की लेंगे, ठीक है। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग लेंगे यहाँ पे 1.5 की, 1.5 की पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। और ये पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग ले क्यों रहे हैं, ये पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग ले रहे हैं हम लोग अनसर्टेनिटी की वजह से, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड द अनसर्टेनिटी फैक्टर, अनसर्टेनिटी फैक्टर, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, ड्यू टू अनसर्टेनिटीज,
ठीक है, यानी आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट अनसर्टेनिटीज, कभी भी स्ट्रक्चर में कोई भी अनसर्टेनिटी आ सकती है, ठीक है। स्ट्रक्चर कहीं पे भी, अर्थक्वेक आ गया आपका, ठीक है, रेनफॉल बहुत ही हैवी रेनफॉल हो गई, तूफान आ गया, ठीक है, या क्या हो सकता है आपका विंड आपकी बहुत ही स्पीड से चल रही है, आपका स्टोरेज काफी स्टोरेज बिल्डिंग है, जो नॉर्मल स्टोरेज बिल्डिंग्स है उसमें तो विंड का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जैसे जैसे आपकी विंड स्ट्रक्चर की हाइट बढ़ते रहेगी तो आपका क्या होगा, विंड का इफेक्ट भी बढ़ते रहेगा, ठीक है, विंड का इफेक्ट भी बढ़ते जाएगा, तो स्ट्रक्चर में बेंडिंग आ सकती है, ठीक है। तो जो अनसर्टेनिटीज हैं उन अनसर्टेनिटीज को देखते हुए इन्होंने क्या करा, जो फेलियर स्ट्रेंथ है यहाँ पे 0.67 एफसी के, ठीक है, इस फेलियर स्ट्रेंथ में इन्होंने क्या करा 1.5 की पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ली, और पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो कंक्रीट के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो हम लोग 1.5 यूज कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो जब आपने पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे 1.5 की ले ली, तो 1.5 की पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेने के बाद आपकी स्ट्रेंथ कितनी बच गई, अब फेलियर स्ट्रेंथ कितनी है आपकी, यानी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ या फेलियर स्ट्रेंथ आपकी है 0.67 एफसी के, ये आपकी फेलियर स्ट्रेंथ है, और पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने यहाँ पे ले ली 1.5 की, 1.5 की आपने यहाँ पे ले ली पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फेलियर स्ट्रेंथ आपकी 0.67 एफसी के है, 1.5 की पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने ले ली, तो ये निकल के आया आपका, जब आप निकालोगे इसको तो ये आ गया आपका 0.45 एफसी के, ठीक है। तो ये निकल के आ गया आपका 0.45 एफसी के। अब ये 0.45 एफसी के है क्या, ठीक है, ये 0.45 एफसी के है आपका डिजाइन स्ट्रेस, यानी जो भी एलएसएम में आप डिजाइनिंग करोगे वो इसी स्ट्रेस के बेस पे डिजाइन करोगे 0.45 एफसी के। फिर बोल रहा हूं, एलएसएम में जो आप डिजाइनिंग करोगे वो सिर्फ और सिर्फ इसी स्ट्रेस के बेस पे करोगे 0.45 एफसी के, ठीक है, 0.45 एफसी के, ये है आपका डिजाइन स्ट्रेस, ये आपका क्या है डिजाइन स्ट्रेस, ठीक है। लेकिन डिजाइन स्ट्रेस, ठीक है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने के लिए आपको जाना है परमिसिबल स्ट्रेस तक, ठीक है, बिकॉज फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है आपका एफसीके अपॉन वर्किंग स्ट्रेस या डिजाइन स्ट्रेस, या डिजाइन स्ट्रेस भी होता है, लेकिन ये डिजाइन स्ट्रेस आपका क्या है बताता हूं मैं अभी आपको, ठीक है। 0.45 एफसीके आपका ये डिजाइन स्ट्रेस है, जो कि एलएसएम में आप पता है जो डिजाइनिंग करते हैं हम लोग एलएसएम में, वो हम लोग करते हैं फैक्टर्ड लोड के बेस पे, या हम लोग करते हैं फैक्टर्ड स्ट्रेस के बेस पे, या हम लोग करते हैं फैक्टर्ड मोमेंट के बेस पे। तो जो ये स्ट्रेस आपका निकल के आ रखा है, ये स्ट्रेस है आपका फैक्टर्ड स्ट्रेस। एलएसएम लिमिट स्टेट मेथड में ये लोग मानते हैं कि जो 0.45 एफसीके आपका स्ट्रेस निकल के आया, जिसको हम लोग बोलते हैं डिजाइन स्ट्रेस, यानी जिसके लिए हम स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे हैं, वो स्ट्रेस कुछ नहीं है, वो स्ट्रेस आपका है फैक्टर्ड स्ट्रेस, यानी यही स्ट्रेस आपका फैक्टर्ड स्ट्रेस है, ठीक है। यानी 0.45 एफसीके अगर आपका फैक्टर्ड स्ट्रेस है तो वर्किंग स्ट्रेस आप निकाल सकते हो इजिली, वर्किंग स्ट्रेस आप निकाल सकते हो इजिली, बहुत इजिली आप निकाल सकते हो। आपको पता है, आपको क्या पता है, आपको पता है फैक्टर्ड स्ट्रेस इक्वल टू होता क्या है, फैक्टर्ड स्ट्रेस इक्वल टू, फैक्टर्ड स्ट्रेस इक्वल टू होता है आपका 1.5 इंटू वर्किंग स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस, ये मैंने बता दिया आपको इनिशियली, ठीक है। फैक्टर्ड स्ट्रेस की वैल्यू देखिए कितनी है यहाँ पे, जो एलएसएम मानता है वो मानता है आपका 0.45 एफसीके, यानी 0.45 एफसीके में ये डिजाइन कर रहा है, और ये है आपकी इसकी फैक्टर्ड स्ट्रेस की वैल्यू, ठीक है, 0.45 एफसीके, ये आपकी होगी फैक्टर्ड स्ट्रेस की वैल्यू, और 1.5 आपका ये फैक्टर हो गया इनटू वर्किंग स्ट्रेस, इनटू वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है। अगर मैं यहां से बोलूं वर्किंग स्ट्रेस आप निकाल के बताइए, वर्किंग स्ट्रेस अगर आप निकाल के बताइए, मैं आपसे बोलूं तो वर्किंग स्ट्रेस आप निकाल लोगे इजिली, वर्किंग स्ट्रेस कैसे निकलेगा आपका 0.45 एफसीके अपॉन 1.5, जो कि आपका निकल के आएगा 0.30 एफसीके, ये आपका हो गया वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस को हम लोग बोल सकते हैं एक्चुअल स्ट्रेस भी, ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्चुअल स्ट्रेस भी, यानी एक्चुअल स्ट्रेस आपके ये रहने वाले हैं, लेकिन क्योंकि एलएसएम आपका प्लास्टिक रीजन को कंसीडर करता है, तो वो क्या करता है वर्किंग स्ट्रेस को 1.5 से मल्टीप्लाई करके फैक्टर्ड स्ट्रेस के बेस पे आपके स्ट्रक्चर को क्या कर देता है, डिजाइन कर देता है, कौन, एलएसएम, सिंपल, ठीक है, ध्यान रखना। ये हो गया आपका वर्किंग स्ट्रेस, जो ये निकल के आया आपका वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है। और ये वर्किंग स्ट्रेस अगर मैं कंपेयर करूं इसको डब्ल्यूएचएन से,
तो ये वर्किंग स्ट्रेस आपका सिग्मा सीबीसी के इक्वल ही है। ठीक है, कैसे इक्वल है देखिए, ये वर्किंग स्ट्रेस आपका सिग्मा सीबीसी के इक्वल ही है। सिग्मा सीबीसी इक्वल टू, अगर मैं बोलूं ये बोल दूं तो ज्यादा अंतर इसमें नहीं आएगा। ठीक है, सिग्मा सीबीसी इक्वल टू क्या होता है आपका, एफसीके डिवाइडेड बाई 3.30 एफसीके। ठीक है, और अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो 0.33 एफसीके इक्वल टू 0.30 एफसीके। यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू इक्वल है आपस में। यानी जो आप परमिसिबल स्ट्रेस सिग्मा सीबीसी डब्ल्यूएसएम में लेके चल रहे थे और जो वर्किंग स्ट्रेस यहाँ पे 0.30 एफसीके है, ये स्ट्रेस आपस में क्या है, इक्वल है। ये स्ट्रेस आपस में क्या है, इक्वल है। लेकिन डब्ल्यूएसएम में तो आप डिजाइनिंग किसके बेस पे कर दे रहे थे, डब्ल्यूएसएम में आप डिजाइनिंग कर दे रहे थे सिग्मा सीबीसी के बेस पे। डब्ल्यूएसएम में आप डिजाइनिंग किसके बेस पे कर दे रहे थे, सिग्मा सीबीसी के बेस पे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिजाइनिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 0.30 एफसीके इंटू 1.5 यानी 0.45 एफसीके के बेस पे हम लोग यहाँ पे डिजाइनिंग करते हैं। किसमें, एलएसएम के केस में। एलएसएम के केस में ये हम लोग डिजाइनिंग कर रहे थे डब्ल्यूएसएम के केस में। तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, सारी चीजें मैंने क्लियर करके बता दी है यहाँ पे कि डिजाइनिंग हम लोग कैसे करते हैं, एक्चुअल स्ट्रेस कौन से हैं। ठीक है, ठीक है, और कैसे हम लोगों ने क्या क्या चीजें निकाल के बताई, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अब आपसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालो बोलूं, अगर मैं यहाँ पे आपसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालो बोलूं, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी डब्ल्यूएसएम के केस में अगर आप देखो तो आपने क्या करा था, एफसीके अपॉन सिग्मा सीबीसी, यानी जो वर्किंग स्ट्रेस है, जो एक्चुअल स्ट्रेस है, उसके बेस पे ही आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालनी है। ध्यान रखना, डिजाइन स्ट्रेस के बेस पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं निकालनी है, क्योंकि एक्चुअल स्ट्रेस तो यही है ना, एक्चुअल स्ट्रेस तो आपके 0.30 एफसीके ही है। आपने उनको 1.5 से मल्टीप्लाई करके फैक्टर्ड के फॉर्म में क्या कर रखा है, ट्रांसफॉर्म कर रखा है। ठीक है, आपने उस स्ट्रेस को मल्टीप्लाई करके 1.5 से फैक्टर्ड के फॉर्म में क्या कर रखा है, ट्रांसफर कर रखा है। लेकिन जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट होगी वो आपकी एक्चुअल के बेस पे ही कैलकुलेट होगी। आप ये मत कर देना कि डिजाइन स्ट्रेस एक तो एफसीके तो सेम रहने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पे ये मत कर देना 0.45 एफसीके मत कर देना, आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या निकल के आएगी, कम निकल के आएगी उससे, जो कि एक्चुअल फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालोगे वो आप एक्चुअल के बेस पे ही निकालोगे। ये हो गई आपकी 0.30 एफसीके, यानी जो एक्चुअल स्ट्रेसेस हैं, एक्चुअल स्ट्रेसेस हैं उसके बेस पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपकी निकल के आ गई। कितनी निकल के आ गई, जब आप इसको निकालोगे एफसीके एफसीके कैंसिल, 3.33। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट की यहां पे निकल के आई 3.33। डब्ल्यूएसएम में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी निकल के आई थी, डब्ल्यूएसएम में फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपकी निकल के आई थी 3, यहां पे निकल के आई 3.33। पहला लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, अगर पहला लेक्चर किसी ने, फिर बोल रहा हूं, पहला लेक्चर अगर किसी ने ढंग से नहीं देखा है या छोड़ दिया है वो लेक्चर, आगे का समझ में आना बहुत टफ होगा कि ये स्ट्रेस कहां से ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। तो पहला लेक्चर आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखो, तभी मैं बहुत आराम से चल रहा हूं। ठीक है, और एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे रिलेट करके बता दिया आपको। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपकी कंक्रीट के लिए निकल के आ गई, यहाँ पे कितनी निकल के आ गई आपकी, कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपकी निकल के आ गई 3.33। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल के आ गई। अगर मैं इसको एक बार आपको बता दूं हमने किया क्या, हमने क्या किया, जो कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करनी है उसमें आपको पता है एफसीके आपका क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की, जो कि आपके लेबोरेटरी में निकल के आती है। उस लेबोरेटरी वाली स्ट्रेंथ को हमने माना कि ये स्ट्रेंथ आप जब फील्ड में यूज करोगे तो हम लोग फील्ड में सिर्फ और सिर्फ इसका मानेंगे कि इसमें स्ट्रेंथ 0.67 एफसीके ही है, क्योंकि साइज के फैक्टर होने की वजह से लेबोरेटरी में कुछ साइज यूज कर रहे हैं, फील्ड में कुछ साइज यूज कर रहे हैं। तो जैसे ही आपने यहाँ पे 0.67 एफसीके इसका माना, फील्ड में यूज किया हुआ, तो ये कहलाएगी आपकी अब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन 28 डेज। ठीक है ना, जो 28 डेज में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है अब आपकी 0.67 एफसीके हो गई। लेकिन ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ तो आपकी फेलियर स्ट्रेंथ है, इसमें आपका क्यूब फेल कर जाएगा। तो फेलियर स्ट्रेंथ के केस में हम लोग डब्ल्यूएसएम में भी डिजाइनिंग नहीं कर रहे थे, हम लोग परमिसिबल स्ट्रेंथ के बेस पे ही डिजाइनिंग कर रहे थे। तो परमिसिबल लेने के लिए हमने क्या करा, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने क्या करी, एज्यूम करी, जो कि 1.5 थी किसके लिए, कंक्रीट के लिए। और ये थी आपकी क्या, ये आपकी थी अनसर्टेनिटीज के लिए। ठीक है ना, यानी अनसर्टेनिटीज ड्यू टू विंड, एनी अर्थक्वेक, ठीक है, एनी इफेक्ट, इसकी वजह से ये थी आपकी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 की आपने ली। और जब आपने पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 इसमें लगाई तो ये आ गया आपका 0.45 एफसीके, जो कि आपका अब डिजाइन स्ट्रेस हो गया। ठीक है ना, जो कि आपका डिजाइन स्ट्रेस हो गया यहाँ पे। ठीक है,
डिजाइन स्ट्रेस आपका ये बन गया, यानी जब आप एलएसएम में डिजाइनिंग करोगे तो डिजाइनिंग आप इसी के बेस पे करोगे। और ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है कि एलएसएम में जो डिजाइनिंग स्ट्रेस लेते हो वो कितना लेते हो, 0.45 एफसीके। उसके बाद एलएसएम बोलता है कि ये डिजाइन स्ट्रेस, हम लोग पता है एलएसएम में डिजाइनिंग हमेशा फैक्टर्ड के बेस पे करते हैं, चाहे वो फैक्टर्ड मोमेंट हो, चाहे वो फैक्टर्ड स्ट्रेस हो, चाहे वो फैक्टर्ड लोड है। तो एलएसएम बोलता है ये जो डिजाइन स्ट्रेस आपने ले रखा है यहाँ पे, ये स्ट्रेस आपका फैक्टर्ड स्ट्रेस है। ठीक है, हमको चाहिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल स्ट्रेस, हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, एक्चुअल स्ट्रेस। तो एक्चुअल स्ट्रेस निकालने के लिए या वर्किंग स्ट्रेस जिसको हम लोग बोलते हैं वो निकालने के लिए आपको पता है फैक्टर्ड स्ट्रेस इक्वल टू होता है 1.5 इंटू वर्किंग स्ट्रेस। तो 0.45 एफसीके आपने यहाँ पे रख दिया, 1.5 इंटू वर्किंग स्ट्रेस। तो वर्किंग स्ट्रेस या जो एक्चुअल स्ट्रेस यहां से निकल के आ गया आपका 0.30 एफसीके। और 0.30 एफसीके जब आपका वर्किंग स्ट्रेस निकल के आया, ये वर्किंग स्ट्रेस आपका किसके इक्वल है, सिग्मा सीबीसी के इक्वल है, जो कि आप डब्ल्यूएसएम में यूज कर रहे थे। और डब्ल्यूएसएम में आप लोग डब्ल्यूएसएम में डिजाइनिंग सिग्मा सीबीसी के बेस पे ही कर दे रहे थे पूरी चीजें। लेकिन एलएसएम में हम लोग जब डिजाइनिंग करते हैं तो इस वर्किंग स्ट्रेस को 0.30 एफसीके स्ट्रेस को 1.5 से मल्टीप्लाई करके इसको फैक्टर्ड के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके यानी 0.45 एफसीके पहुंचा के उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिजाइनिंग कर रहे हैं, ये मैंने आपको बताया। देन उसके बाद जब आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालोगे तो आप निकालते हो एक्चुअल के बेस पे, तो एफसीके अपॉन 0.30 एफसीके, तो आपका ये निकल के आ गया 3.33। ध्यान रखना, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है कि एक्चुअल क्या हो रहा, डिजाइन क्या हो रहा, तो वीडियो को पीछे करके बार बार देखना और अच्छे से नोट्स बना के इसको रख लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन आ रखा है, क्वेश्चन क्या है आपका, सर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी में, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर और फैक्टर ऑफ सेफ्टी में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, देखिए जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप लेते हो वो सिर्फ और सिर्फ अनसर्टेनिटीज को ही कंसीडर करके लेते हो। ठीक है, और जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप लेते हो उसमें आप ओवरऑल कंसिडरेशन लेते हो। ठीक है, जैसे हमने पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे कैलकुलेट करी, तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी में आपने क्या करा, सिर्फ ड्यू टू अनसर्टेनिटीज यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये ओनली ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। ठीक है, यानी अनसर्टेनिटीज ड्यू टू विंड, ड्यू टू अर्थक्वेक, ड्यू टू एनी अदर फोर्सेस, एक्सीडेंटल इफेक्ट। ठीक है, लेकिन जब आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेने के लिए आपने क्या क्या चीजें करी, देखो आपने ये अनसर्टेनिटीज भी कंसीडर कर रखी है, आपने जो साइज फैक्टर है उसको भी कंसीडर कर रखा है, आपने ये फैक्टर्ड स्ट्रेस वाला कॉन्सेप्ट भी कंसीडर कर रखा है जहां पे हम लोग फैक्टर्ड स्ट्रेस ले रहे थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी में सारी चीजें ओवरऑल कंसीडर करके चल रहे हैं। यानी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर देखा जाए तो वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के इनसाइड ही है। ठीक है, यानी अगर आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोल दी, अगर आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहीं पे जिक्र कर दिया फैक्टर ऑफ सेफ्टी का, तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपकी इसके अंदर ही समा रही है। ठीक है ना, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसके अंडर है, किसके, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के अंडर ही है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी और पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके, ठीक है, क्लियर होगा। ये निकल गया आपका कंक्रीट के बेस पे। ठीक है, अब एक कंपैरिजन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कि डब्ल्यूएसएम में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाली उसके बेस पे आप स्ट्रेसेस कितने के लिए डिजाइन कर रहे थे, हमें पता है इतना कि जो डब्ल्यूएसएम है उसमें कम स्ट्रेसेस के लिए आप डिजाइन करते हो, एलएसएम में हम लोग प्लास्टिक रीजन कंसीडर करते हैं तो ज्यादा स्ट्रेसेस के लिए आप लोग डिजाइन करते हो, किसमें, एलएसएम के केस में। इतना मैंने बताया था आपको इनिशियल में। ठीक है, तो जब आप कंपेरिजन करके हम लोग देख लेते हैं एक बार, कि कंपेरिजन करने के बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि किसके लिए हम लोग कितने स्ट्रेस के लिए डिजाइन करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाए। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया आपका डब्ल्यूएसएम, ये कंक्रीट की बात चल रही है ऑलरेडी। ठीक है, ये हो गया आपका एलएसएम, ये मैं कर रहा हूं ओनली कंक्रीट की बात। तो यहां पे बात चल रही है आपकी सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट की। ठीक है ना, यहां पे हमारी बात चल रही कंक्रीट की, यहां पे हमारी बात चल रही कंक्रीट की सिर्फ। ठीक है, अगर मैं डब्ल्यूएसएम की बात करूं तो डब्ल्यूएसएम में आपको पता है, डब्ल्यूएसएम में आपको पता है, अगर मैंने M30, मैंने कंक्रीट का ग्रेड ले रखा है M30 दोनों के लिए सिमिलर ग्रेड। ठीक है, ग्रेड मैंने ले रखा है M30 दोनों के लिए कंक्रीट का। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फेलियर स्ट्रेंथ की, ठीक है ना, कंक्रीट के केस में मैं बात करूं, अगर यहाँ पे डब्ल्यूएसएम के केस में फेलियर स्ट्रेंथ की, ठीक है, फेलियर स्ट्रेंथ की, अगर मैं बात करूं फेलियर स्ट्रेंथ की, तो फेलियर स्ट्रेंथ क्या होगी, फेलियर स्ट्रेंथ ही तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है ना, तो फेलियर स्ट्रेंथ या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ तो दोनों के केस में चेंज नहीं होनी। ठीक है, फेलियर स्ट्रेंथ आपकी यहाँ पे एफ सी के। इन सिमिलर वे यहाँ पे भी आपकी फेलियर स्ट्रेंथ कितनी है, यहाँ पे फेलियर स्ट्रेंथ हम लोग 0.67 एफसीके लेते हैं,
तो हम लोग यहाँ पे फेलियर स्ट्रेंथ ना बोल के यहाँ पे हम लोग बोलते थे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होने को एक ही चीज है, कंफ्यूजन मत होना, ठीक है, बस खाली नाम चेंज कर दे रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ यहाँ पे है अगेन आपका एफसीके। एफसीके कितना आपका M30 के लिए, मैं अगर एफसीके की बात करूं तो M30 के लिए एफसीके कितना आएगा आपका, M30 के लिए एफसीके आएगा आपका 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपका एफसीके आएगा, किसके लिए, M30 के लिए, ठीक है। इन सिमिलर वे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ यहाँ पे 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगा, किसके लिए, एलएसएम के केस में भी। तो फेलियर स्ट्रेंथ आपकी चेंज नहीं होनी दोनों केस में, ठीक है। उसके बाद जो टोटल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप यूज कर रहे थे, यहाँ पे टोटल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप यूज कर रहे थे, टोटल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप एलएसएम में यूज, डब्ल्यूएसएम में यूज कर रहे थे 3 की। कंक्रीट के केस में आपने 3 की टोटल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने यूज करी थी, ये आपने देखा था वहां पे। तो जो परमिसिबल स्ट्रेस आपके आ रहे थे यहाँ पे, परमिसिबल स्ट्रेस फॉर एक्चुअल लोड, जो परमिसिबल स्ट्रेस आपके निकल के आ रहे थे फॉर एक्चुअल लोड, वो सिंपल सी बात थी आपकी, क्या निकल के आ रहा था, जो फेलियर स्ट्रेंथ है उसमें से फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दिया आपने, तो 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी M30 कंक्रीट के लिए जहां पे उसकी स्ट्रेंथ आपकी 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, वहां पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर उसकी स्ट्रेंथ लेके डिजाइन कर रहे थे, कहां पे, WSM के केस में। यानी 1 mm स्क्वायर में आपकी स्ट्रेंथ आप लोग एज्यूम कर रहे थे कि 10 mm स्क्वायर ही आप लोग, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर आप लोग स्ट्रेंथ लेके काम कर रहे थे, ठीक है ना। ये आपका हो गया WSM के केस में, ठीक है। देन मैं अगर बात करूं LSM की, तो LSM के केस में आपने क्या क्या चीजें करी थी। LSM के केस में सबसे पहले तो आपने करा साइज के फैक्टर को लिया, ठीक है। इसके बाद जो आपका, ये तो हो गया कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बाद आपकी निकली यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। इसके बाद आपकी निकली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी अब 28 डेज में, जो कि फेलियर स्ट्रेंथ है आपकी यहाँ पे, वो है आपकी 0.67 FCK। ये आपने माना कि स्ट्रेंथ आपकी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी 0.67 FCK रह गई है आपके पास। तो जब आप 0.67 FCK यहाँ पे रखोगे तो FCK यहाँ पे कितना हो गया, FCK की वैल्यू 30 रख दो यहाँ पे, ठीक है। FCK की वैल्यू आप रख दो यहाँ पे 30, FCK की वैल्यू आप रख दो यहाँ पे 30। तो ये वैल्यू आपकी निकल के कितनी आ रही है, देखिए एक बार कैलकुलेट करना एक बार इसको, कितनी आ रही वैल्यू, ये वैल्यू निकल के 20.1 समथिंग, कितनी, 20.1 समथिंग, यस 20.1 आ रही है आपकी ये वैल्यू निकल के, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हो गई आपकी साइज फैक्टर को कंसीडर करने के बाद। अब आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, यानी साइज के फैक्टर को कंसीडर करने के बाद 30 में से आपकी स्ट्रेंथ बची आपकी 20.1, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा, उसके बाद आपने लिया यहाँ पे डिजाइन स्ट्रेस। अगले स्टेप में आपने क्या करा था, डिजाइन स्ट्रेस, ठीक है। उसके बाद आपने लिया था डिजाइन स्ट्रेस। तो डिजाइन स्ट्रेस में आपकी स्ट्रेस कैलकुलेट होकर आई थी 0.45 FCK। जब आपने अनसर्टेनिटी फैक्टर आपने 1.5 का यूज किया तो आपके डिजाइन स्ट्रेस निकल के आ गए थे 0.45 FCK। तो 0.45 इंटू FCK अगर आप करोगे तो 30 आपकी FCK है, तो वैल्यू कितनी निकल के आई बताइए एक बार, वैल्यू आपकी निकल के आ रही होगी 13.5 ना, ये वैल्यू निकल के आई 13.5, ठीक है। अब देखिए एक बार डिफरेंस यहीं पे देखिए आप, मैंने बोला था एलएसएम में आप लोग डिजाइन करोगे डिजाइन स्ट्रेस के बेस पे, एलएसएम में आप डिजाइन करोगे डिजाइन स्ट्रेस के बेस पे, डिजाइन स्ट्रेस के बेस पे आप एलएसएम में डिजाइन करोगे, ठीक है। एलएसएम में आप डिजाइन करोगे डिजाइन स्ट्रेस के बेस पे, न्यूटन पर mm स्क्वायर है, ठीक है ना, कहाँ गया ये, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसमें इसके बेस पे डिजाइन करोगे तो यहाँ पे आप पर mm स्क्वायर में डिजाइन कर रहे हो 13.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सेम ग्रेड के लिए, ग्रेड सेम है M30 के सेम ग्रेड के लिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हो 13.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ लेके चल रहे हो, लेकिन WSM में आप लोग स्ट्रेंथ लेके चल रहे हो 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखिए डिफरेंस यहाँ पे 1 mm स्क्वायर में लगभग डिफरेंस कितना आ गया आपका 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर का, ठीक है। तो इलास्टिक रीजन को कंसीडर करना और थोड़ा सा प्लास्टिक रीजन को कंसीडर करने का डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इन्होंने मटेरियल की स्ट्रेंथ आपकी ज्यादा लेके चली है,
यानी इन्होंने बोला कि डिजाइन स्ट्रेस आप लोग 13.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर के लिए करोगे, लेकिन ये लोग डिजाइन कर रहे हैं 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर के लिए, ठीक है। तो एक आपके मीटर, एक एमएम स्क्वायर में ही आपका 3.5 न्यूटन का डिफरेंस आपका आ रहा है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो डिजाइनिंग में मैंने आपको बता दिया कि कितना डिफरेंस रह रहा है आपका एक ग्रेड के कंक्रीट के लिए, यानी ग्रेड सेम है यहाँ पे, आपका ग्रेड में चेंजेस नहीं आ रहे, ठीक है। देन इसके बाद आपका अगला प्रोसीजर है आपका, यहाँ पे निकालते हो आप वर्किंग स्ट्रेस या एक्चुअल स्ट्रेस, एक्चुअल स्ट्रेस या वर्किंग स्ट्रेस आप निकालते हो, ठीक है। जब आप एक्चुअल स्ट्रेस निकालोगे तो ये निकल के आया था आपका 0.30 FCK, जिसके बेस पे आप डिजाइन तो नहीं करते हो, लेकिन ये आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेशन के लिए काम आता है। तो जब आप 0.30 FCK की वैल्यू 30 रखोगे तो ये वैल्यू कितनी निकल के आई आपकी 9 आ रही होगी, ठीक है। ये वैल्यू आपकी निकल के आ रही है 9, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई 9 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आपकी वैल्यू निकल के आ गई। तो देखिए आप एक्चुअल स्ट्रेस, अगर ये लोग भी डिजाइन करते हैं एलएसएम वाले एक्चुअल के बेस पे, तो ये लोग वो डिजाइन करना चाहिए था 9 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बेस पे, लेकिन इन्होंने फैक्टर्ड के बेस पे डिजाइन किया, तो इन्होंने क्या करा, 9 को 1.5 से मल्टीप्लाई करके 13.5 के बेस पे इन्होंने क्या कर दिया, डिजाइन कर दिया। लेकिन जो डब्ल्यूएसएम है आपका, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल स्ट्रेस के बेस पे ही डिजाइन किया है, जो कि आपकी है 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यानी 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बेस पे ही इन्होंने क्या कर रखा है, स्ट्रक्चर को क्या कर रखा है, इन्होंने डिजाइन कर रखा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपका दिख रहा है, देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बेस पे जो डिजाइन स्ट्रेस के बेस पे डिफरेंस आया आपका, देखिए एक ही ग्रेड की कंक्रीट है, एक 10 के लिए कर रहा, एक 13.5 मान रहा उसकी स्ट्रेंथ, ठीक है। तो दोनों आपकी स्ट्रेंथ अलग अलग मान रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हमारी एलएसएम थोड़ी इकोनॉमिकल मेथड हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे आपने स्ट्रेंथ ज्यादा लेके चल रहे हो, तो बिकॉज आप यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा लेके चल रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका मटेरियल कम यूज होगा एज कंपेयर टू द डब्ल्यूएसएम, ठीक है। इज दैट क्लियर? किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंक्रीट की फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद अगला जो आता है आपका, यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे सिमिलर वे स्टील की फैक्टर ऑफ सेफ्टी। थोड़ी सी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है। सेकेंड हम लोग बात करते हैं स्टील की, ठीक है, स्टील की फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब देखिए स्टील की फैक्टर ऑफ सेफ्टी में आप यहाँ पे साइज वाला फैक्टर कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है, बिकॉज जो साइज आप लेबोरेटरी में बनाते हो, एक तो क्वालिटी कंट्रोल प्रॉपर है वहां पे, एक चीज, दूसरा स्टील में साइज का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता जितना कंक्रीट में पड़ता है, ठीक है। तो स्टील में आप साइज वाला फैक्टर बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करने वाले हो, जो स्टील की स्ट्रेंथ थी FY यील्ड स्ट्रेंथ, वही आप यूज करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो साइज वाला फैक्टर सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट के केस पे लेना है आपको, स्टील के केस में आपको साइज वाला फैक्टर कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं स्टील के केस में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की मैं अगर बात करूं, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अगर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की मैं बात करूं किस केस में, स्टील के केस में, तो इसको हम लोग शो करते हैं गामा MS से, ठीक है, गामा MS से, और ये वैल्यू आ जाती है आपकी 1.15, यानी गामा MS में आपका क्या है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर मटेरियल स्टील, M मतलब है मटेरियल, S मतलब है स्टील, ठीक है। तो इस केस में हम लोग पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग जो WSM में यूज कर रहे थे वही यहाँ पे भी यूज करेंगे 1.15, ठीक है। तो अगर आपका वहां पे एक स्टेप कम हो गया, यानी साइज फैक्टर वाला अगर आपका स्टेप कम हो गया, तो यहाँ पे आपको सीधे कैलकुलेट क्या करना है, अब यहाँ पे आपको सीधे सीधे डिजाइन स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, ठीक है। डिजाइन स्ट्रेस आपको यहाँ पे सीधे सीधे कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्योंकि वहां पे साइज फैक्टर था तो आप लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पे हम सीधे सीधे डिजाइन स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाला स्टेप हम लोग यहाँ पे नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, ठीक है। तो डिजाइन स्ट्रेस अगर आप निकालोगे तो डिजाइन स्ट्रेस आपका क्या निकलेगा, यहाँ पे डिजाइन स्ट्रेस आपका निकलेगा यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन 1.15, ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन 1.15, वहां पे आपने क्या लेके चले थे 1.5, तो ये निकल के आ गया आपका 0.87 FY, ठीक है, 0.87 FY आपका डिजाइन स्ट्रेस निकल के आ गया, किस केस में, स्टील के केस में, ठीक है। जब 0.87 FY आपका ये निकल के आ गया, तो ये कुछ नहीं, यही आपका क्या है, फैक्टर्ड स्ट्रेस, ठीक है, फैक्टर्ड स्ट्रेस, डिजाइन स्ट्रेस के साथ साथ ये क्या है आपका फैक्टर्ड स्ट्रेस।
तो जब आप डिजाइनिंग करोगे किसमें, एलएसएम के केस में, तो हमेशा आप जो स्टील में स्ट्रेसेस लेके चलोगे वो लेके चलोगे आप 0.87 Fy, ठीक है। तो 0.87 Fy आप यहाँ पे स्ट्रेसेस लेके चलोगे किस केस में, स्टील के केस में, ठीक है। वही प्रोसीजर जो हमने पीछे करते हुए आ रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे फिर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है अगेन वही चीज है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका सेम ही है, कॉन्सेप्ट तो चेंज होना नहीं है। आपको पता है फैक्टर्ड स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फैक्टर्ड स्ट्रेस इक्वल टू होता है आपका 1.5 इंटू वर्किंग स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है। फैक्टर्ड स्ट्रेस इक्वल टू होता है आपका 1.5 इंटू वर्किंग स्ट्रेस। फैक्टर्ड स्ट्रेस आपका यहाँ पे 0.87 Fy गिवन है, 1.5 इंटू वर्किंग स्ट्रेस कितना है निकालना है आपको, वर्किंग स्ट्रेस या जिसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल स्ट्रेस, ये आपको निकालना है। तो जब आप वर्किंग स्ट्रेस यहां से निकालोगे तो वर्किंग स्ट्रेस आपका क्या निकल के आएगा, देखिए आप वर्किंग स्ट्रेस जब आप निकालोगे तो वर्किंग स्ट्रेस आपका निकल के आया 0.87 Fy अपॉन 1.5, ये निकल के आया आपका 0.58 Fy, ठीक है। 0.58 Fy ये आपका निकल के आ गया वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है। यानी जो कंक्रीट में आपका 0.30 था वही चीज यहाँ पे 0.58 Fy निकल के आ रही है, ठीक है। जितनी भी यील्ड स्ट्रेंथ है उसका 0.58 टाइम्स आपका वर्किंग स्ट्रेस निकल के आ गया, ठीक है। ध्यान रखना, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। स्टील के केस में डिजाइन स्ट्रेस कितना है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप कितनी लेके चल रहे हो, ऑब्जेक्टिविटी में क्वेश्चन कुछ भी उठा के पूछ सकता है आपसे, आपको सारी चीजें क्लियर करनी है, ठीक है। तो जब वर्किंग स्ट्रेस आपका निकल के आ गया तो आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ही कैलकुलेट करनी है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो टोटल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप निकालोगे, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपकी निकलेगी जो स्टील के लिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील जो आप निकालोगे, सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, फेलियर स्ट्रेंथ आपकी कितनी होती है Fy अपॉन वर्किंग स्ट्रेस या एक्चुअल स्ट्रेस, इसको आप लोग बोल सकते हो एक्चुअल स्ट्रेस भी, एक्चुअल स्ट्रेस, ठीक है, एक्चुअल स्ट्रेस। और ये एक्चुअल स्ट्रेस अगर देखा जाए तो ये एक्चुअल स्ट्रेस किसके इक्वल है, आपका सिग्मा एचटी के इक्वल, ठीक है। किसके इक्वल है, आपका सिग्मा एचटी के इक्वल, क्योंकि डब्ल्यूएसएम में आप जो डिजाइनिंग कर रहे थे वो डिजाइनिंग आप सिग्मा एचटी के बेस में कर रहे थे, एलएसएम में आप 0.58 Fy के बेस पे कर रहे हो, दोनों आपस में इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। ये हो गया आपका 0.58 Fy। तो इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी निकल के आई, देखना एक बार, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी निकल के आई देखना, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपकी निकल के आ रही है 1.72। यस गुड, 1.725 ना, 1.72 के अराउंड ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपकी निकल के आई स्टील के लिए, ठीक है। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपकी निकल के आ गई 1.72। यानी डब्ल्यूएसएम के केस में हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए 3 लेके चल रहे थे, स्टील के लिए 1.8 लेके चल रहे थे। लेकिन अगर मैं बात करूं किस केस में, अगर मैं बात करूं स्टील के केस में, तो स्टील के केस में आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे कम आ रखी है, वहां पे ज्यादा आपने ली थी, 1.8 लेके चल रहे थे, ठीक है। तो अगर मैं वैल्यूज लिख दूं यहाँ पे डब्ल्यूएसएम और एलएसएम की, तो देखिए आप डब्ल्यूएसएम और एलएसएम की मैं वैल्यूज लिख देता हूं, कौन कौन सी कितनी कितनी निकल के आई, ठीक है। तो ये डब्ल्यूएसएम है आपका, डब्ल्यूएसएम आपका ये हो गया, ठीक है। ये अरे क्या हो गया, ये मार्कर कैसे बन गया इसका यार, अच्छा ये हो गया, ठीक है। तो ये है आपका डब्ल्यूएसएम, यहां पे है आपका एलएसएम, ठीक है। और मैं बता रहा हूं फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू जो निकल के आ रखी, ठीक है। तो पहला आपका कंक्रीट के केस पे, दूसरा आपका स्टील के केस पे, ठीक है। कंक्रीट के केस में डब्ल्यूएसएम में 3 निकल के आई थी, स्टील के केस में 1.8 निकल के आई। एलएसएम के केस में, कंक्रीट के केस में आपकी 3.33 निकल के आई, और स्टील के केस में आपकी ये वैल्यू निकल के आई 1.725 भी अच्छा वैसे, चलो ठीक है जो भी है, ठीक है, ये निकल के आई। तो यानी अगर मैं बात करूं कंक्रीट की, तो यहां पे तो आप मोर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चल रहे हो, ठीक है। और साइमल्टेनियसली अगर मैं बात करूं स्टील की, तो स्टील में आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेस लेके चल रहे हो, ठीक है। रीजन क्या है इसका, ये हम डिस्कस करते हैं अब, कि कंक्रीट और स्टील के केस में, कंक्रीट में हम लोग मोर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चल रहे हैं एलएसएम में, स्टील में हम लोग लेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चल रहे हैं एलएसएम में, ठीक है।
तो हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट इज ड्यू टू द क्वालिटी कंसर्न ओनली, ठीक है ना। क्वालिटी कंसर्न की वजह से ही हम लोग हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं, बिकॉज आपको पता है कंक्रीट में जो क्वालिटी है वो आपकी यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। इसी वजह से हम लोग कंक्रीट में जो स्ट्रेसेस हैं आपके, कंक्रीट में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उसको हम लोग ज्यादा लेके चलते हैं, और स्टील में फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग 1.72 लेके चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने डाल भी रखा था, WSM में भी पढ़ाया था मैंने। तो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी कंसर्न को देखते हुए हम लोग कंक्रीट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा लेके चलते हैं, बिकॉज वी एज्यूम क्या, ये देखा गया है कि कंक्रीट की फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो कंक्रीट की क्वालिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म रहती है, डिपेंड करती है जगह पे, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा लेके चलते हैं, और यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, स्टील में आपको पता है क्वालिटी कंट्रोल आपका बहुत ही प्रॉपर रहता है, तो इसलिए आप लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे कम लेके चलते हो, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर concrete is due to quality concern because due to quality concern in concrete quality is not uniform कर लो, ठीक है, non uniform because depend upon the various factors, non uniform, so factor of safety for concrete is taken more, factor of safety for concrete is taken more, ठीक है। तो ये सीखा हमने, LSM आज हमने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और LSM में आपने सीखा कि कैसे आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करते हो, ठीक है, कैसे आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करते हो। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, किसी का अगर कोई भी क्वेश्चन है कि किसी चीज में किसी को प्रॉब्लम आई है तो ये आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया अभी, ठीक है, तो फिलहाल हम इतना ही पढ़ेंगे इसमें। ये चीजें आप लोग एकदम प्रॉपर तरीके से ध्यान रख के देख लेना, ठीक है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था LSM, ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और इसके बाद हमने पढ़ा ये पूरी चीजें, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैंने सारी चीजें रिलेट करके आपको बता दी कि WSM और LSM के बीच में जो चीजें रिलेट हो सकती थी मैंने सारी चीजें रिलेट कर दी, कि डिजाइनिंग हम लोग किस किस के लिए करते हैं, ठीक है। साथ में स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने निकाल के बता दी। इसके बाद अब आपके पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो आप लेते हो डिफरेंट कंडीशंस में कितनी लोगे, ठीक है, ये आपका टॉपिक है। फिर लिमिट स्टेट है, फिर एजम्पशन है, फिर जैसे आपने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के फॉर्मूले वहां पे डिराइव करे थे वही फॉर्मूले आप, ठीक है, इन डिफरेंट फॉर्म, लेकिन चीज तो वही है, आप यहाँ पे भी डिराइव करोगे, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग क्लास आज बाइंड अप करते हैं। आप लोग सब ख्याल रखिए अपना, बाकी जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी इसके रिगार्डिंग, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन आपको ऐप के थ्रू आपको मिल जाएगी, ठीक है। फिलहाल अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं हम लोग क्या होना है, ठीक है, अभी हमें ऑफिशियली कुछ नहीं पता। अभी आपको जब हमको ऑफिशियली कुछ भी चीज पता चलेगी तो ऐप के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी, ठीक है। बाकी जब भी क्लास अब नेक्स्ट होगी उस क्लास में हम लोग आपका यहीं से आगे बढ़ेंगे। आप लोग ध्यान रखिए, अपना पढ़ाई करिए, ठीक है। ये अच्छा टाइम है पढ़ने का अभी, क्योंकि लॉकडाउन है तो सफिशिएंट टाइम आपको मिल रहा है पढ़ने के लिए, ठीक है। घर से आप पढ़ लो, सफिशिएंट टाइम आपके पास अवेलेबल है, तो बैठिए और पढ़िए। जब एग्जाम आपका आएगा तो वहां पे आप सीधे फिर आपका सही होना चाहिए एग्जाम उस टाइम पे, ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय।